चलिए क्वालिफिकेशन में जाते हैं। चलिए सेक्शन 141, सेक्शन 141 कहाँ का? कंपनीज एक्ट का। सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 141 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 टॉक्स अबाउट क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। अब यहां पे जहां जहां मैं ऑडिटर बोल रहा हूं ना, आप समझ लीजिए ऑडिटर मतलब कॉस्ट ऑडिटर, क्योंकि क्या है, अपने क्या बोले थे, म्यूटिस म्यूटेंडिस अप्लाई करेगा आपका कॉस्ट ऑडिटर को भी, कॉस्ट ऑडिटर को भी ये रूल अप्लाई करेगा, और उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कॉस्ट ऑडिटर को भी ये रूल अप्लाई करेगा, और कंपनीज ऑडिटर को भी ये रूल अप्लाई करेगा, ठीक है, बिकॉज आपका सेक्शन 148(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट बोल दिया है, ठीक है। सब अब क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, कौन क्वालिफाई हो सकता है ऑडिटर के लिए, कौन क्वालिफाई हो सकता है आपका एक ऑडिटर बनने के लिए, ठीक है। अब मान लीजिए आप बोलोगे कंपनी का हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कराना है, आप बोलोगे कंपनी का हमको कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट कराना है, कौन क्वालिफाई हो सकता है? अरे एक्ट में बोल दिया ना, सीएमए इन प्रैक्टिस। सीएमए इन प्रैक्टिस तो मतलब क्या होना चाहिए? सीएमए तो होना चाहिए ना, अ क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो कंपनीज एक्ट में लिख दिया क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर क्वालिफाइड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। तो जहां पे चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखूंगा मैं, वहां पे समझ जाइएगा आपका कॉस्ट अकाउंटेंट होगा वो, ठीक है, एज पर दी, क्योंकि एक्ट में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, एक्ट में आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखा हुआ है। Who can be the cost auditor of the company? He should be a qualified chartered accountant, ठीक है। अब आपका क्या है, समझ लीजिए, फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल को तो आप अपॉइंट कर सकते हैं, अ पर्सन को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, इंडिविजुअल को भी, साथ ही साथ आप एक फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं। फर्म कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तभी आप फर्म को अपॉइंट कर सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म को आप कब अपॉइंट कर सकते हैं? पार्टनरशिप फर्म को आप अपॉइंट कर सकते हैं ऑडिटर ऑफ द कंपनी जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स है ना, वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड वो प्रैक्टिसिंग है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। और एक एलएलपी को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, मींस पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हैं, फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हैं, एंड एलएलपी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं क्वालिफिकेशन ऑफ अ auditor, who can become a auditor of the company, ठीक है, who can become the auditor of the company। ऑडिटर ऑफ द कंपनी कौन बन सकता है? सेक्शन 141(1) जो होता है ना, सेक्शन 141(1), सेक्शन 141(1), सेक्शन 141(1) और सेक्शन 141(2), सेक्शन 141(1) और सेक्शन 141(2) दो सेक्शन बात करता है। सेक्शन 141 बताता है इंडिविजुअल और फर्म के बारे में, और सेक्शन 141(2) बताता है एलएलपी के बारे में, ठीक है। सेक्शन 141(1) बोलता है सबसे पहले कि आप पर्सन को भी अपॉइंट कर सकते हो, हु शुड बी अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और उसके बाद सेक्शन 141(2) बोलता है कि आप फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो, जिसमें आपका फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, और फर्म कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज अ चार्टर्ड अकाउंट, फर्म कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी only if the majority of the shareholder, only if the majority of the shareholder of the company, majority of the partners of the company are qualified chartered accountant and practicing in India, are qualified chartered accountant and practicing in India, ठीक है। तो सेक्शन 141(1) क्या बोलता है? आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है सेक्शन 141(1), सेक्शन 141(1) दो पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1, a person कैन बी अपॉइंटेड, यहां पे पर्सन का बात हो रहा है, पर्सन का बात हो रहा है, पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर of the company, a person can be appointed as an auditor of the company only if he is a qualified chartered accountant,
only if is a qualified chartered accountant, only if is a qualified chartered accountant the person can be appointed as an auditor of the company. ठीक है, अगर वो qualified chartered accountant है तो आपका ऑडिटर बन सकता है. फिर फर्म को भी अपॉइंट किया जा सकता है, एक फर्म को भी, फर्म मतलब यहां पे पार्टनरशिप फर्म, प्रोवाइडेड, बोले ठीक है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप नहीं अपॉइंट कर रहे हो, एक पर्सन को अपॉइंट नहीं कर रहे हो, आप फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो. प्रोवाइडेड अ फर्म कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी आप भैया एक फर्म को भी अपॉइंट कर सकते हो. एक फर्म को कैसे अपॉइंट कर सकते हो ऑडिटर ऑफ द कंपनी? ओनली इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, ओनली इफ द मेजॉरिटी. अरे भैया वो फर्म में जो पार्टनर्स लोग हैं वो लोग तो कंपनी, वो लोग तो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए. ठीक है, ओनली इफ द मेजॉरिटी, ओनली इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म are qualified CAs and practicing in India, अब इसमें है ना एक एग्जांपल हो सकता है. क्या एग्जांपल हो सकता है? देखिए अब मान लीजिए BSR एंड कंपनी. BSR एंड कंपनी क्या है? BSR एंड कंपनी क्या है? BSR एंड कंपनी क्या है? एक फर्म है, इट्स अ फर्म. BSR एंड कंपनी अब LLP हो गया, पता है ना. अब मान लीजिए फर्म है एक, ठीक है, BSR एंड कंपनी LLP हो गया. ये किसका कंपनी है पता है आप लोग को? कि ये किसका कंपनी है? BSR एंड कंपनी KPMG का, बिग फोर फर्म है आपका. KPMG ब्रांड नेम है ना, उसका इंडिया में फर्म का नाम है BSR एंड कंपनी LLP. मतलब जब आप बिग फोर में जॉब करेंगे ना तो आपका जो आपको ऑफर लेटर है वो BSR एंड को से ही दिया जाएगा. अब मान लीजिए एक फर्म है BSR एंड को, उसका पार्टनर्स है, पार्टनर में आपका MBA भी है, पार्टनर में आपका CFA भी है, पार्टनर में आपका CA भी है. ठीक है, अब CA कितना है? 10 ठो पार्टनर है, CFA 1 एक पार्टनर है, MBA 1 पार्टनर है, तो यहाँ पे टोटल पार्टनर कितना हो गया? 12. तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स कितना हो गया? CA. अब ये 10 CA में है ना, 10 CA में आपका 8 ठो CA है ना अमेरिका में काम करता है, अमेरिका का काम देखता है, अमेरिका में ही रहता है, दे स्टे इन अमेरिका, एंड 2 CA खाली इंडिया में रहता है. तो यहां पे फिर मेजॉरिटी नहीं आया ना, यहां पे फिर आपका मेजॉरिटी नहीं आया ना, नो मेजॉरिटी. क्यों नहीं आया मेजॉरिटी बोलिए? मेजॉरिटी इसलिए नहीं आया, टोटल 12 CA है, 12 CA में खाली 2 ही CA तो आपका इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया में प्रैक्टिस कर रहा है. That means majority of the partners are not working and are not qualified CAs and practicing in India. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. क्वालिफाइड CA तो है मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स, लेकिन प्रैक्टिसिंग इन इंडिया नहीं है, बाहर प्रैक्टिस कर रहा है. ठीक है, दोनों कंडीशंस आपका सेटिस्फाई होना चाहिए. समझ में आया? अब 141(2) में चल जाइए. 141(2) क्या बोलता है ना, अब बोल रहा है कि 141(2) बोलता है कि अगर आप फर्म के संग LLP को भी अपॉइंट कर रहे हैं, एक ऑडिटर ऑफ द कंपनी, प्रोवाइडेड इफ अ फर्म including LLP is appointed as an auditor of the company,
मतलब आप फर्म को अपॉइंट करो चाहे एलएलपी को अपॉइंट करो, फर्म को अपॉइंट करो और एलएलपी को अपॉइंट करो, आप ऑडिटर ऑफ द कंपनी को, लेकिन जो पार्टनर क्वालिफाइड सीए है, जो पार्टनर क्वालिफाइड सीए खाली वो ही साइन करेगा। कोई ऐसे ऐरा गैरा नत्थु गैरा सीएफए से साइन मत करा दो, आप एमबीए से साइन मत करा दो। जो सीए है वही क्वालिफाई करेगा रिपोर्ट को। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को कौन साइन करेगा? सीएमए। सीएमए ही कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को साइन करेगा। ऐसे ही आप अपना बोल दो कि नहीं यहाँ ये सीएफए है लेकिन ये साइन कर देगा, अलाउड नहीं है। खाली सीए जो है वही साइन कर सकता है। जो साइन कर रहा है उसके पास पावर होना चाहिए। आपने बोला ना सीए इतना मेहनत से बना है, किसी से भी साइन करवा देंगे आप अपना, तो भैया जो सीए है खाली वो ही साइन करेगा, ठीक है। आप बोलोगे नहीं यार हमारा सीए, हमारा साइन का वैल्यू तो बहुत ज्यादा है। अरे तो भैया आप कंपनी का काम एक ऑडिट कर रहे हो, ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर रहे हो ना, तो ऑडिट रिपोर्ट सीएफए को तो नॉलेज ही नहीं है ऑडिट रिपोर्ट साइन करने का, तो खाली कौन साइन करेगा? सीए ही साइन करेगा, ठीक है। ठीक है। इफ अ फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, देन ओनली द पार्टनर्स who are CA, only the partners who are CA, who are chartered accountants, are allowed to, only the partners who are CA are allowed to act and sign on behalf of the firm. ठीक है। तो देखिए 141(1) बोलता है कि आपका पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। फिर बोल रहा है फर्म को भी आप अपॉइंट कर सकते हो। अ फर्म को भी यू कैन अपॉइंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। दोनों कंडीशन होना चाहिए, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। अगर मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स है क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट लेकिन बाहर चले गए, इंडिया के बाहर अब काम कर रहे हैं, लेकिन वो लोग तो नहीं चलेंगे ना, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया भी होना चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब बोल रहा है कि चलो मान लो आपने पर्सन को अपॉइंट नहीं किया लेकिन एक फर्म को अपॉइंट किया है, एलएलपी को अपॉइंट किया है ऑडिटर ऑफ द कंपनी, तो आप फर्म और एलएलपी को अपॉइंट कर सकते हो ऑडिटर ऑफ द कंपनी। लेकिन आपका मान लीजिए उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स तो है आपका सीए, लेकिन सब व्यस्त है, सब बिजी है, तो फिर आपका वो बाकी जो पार्टनर है, अदर पार्टनर्स कैनॉट साइन द ऑडिट रिपोर्ट, कैनॉट साइन द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। द ऑडिट रिपोर्ट मस्ट बी साइंड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु इज बाय द पार्टनर ऑफ द कंपनी हु इज अ क्वालिफाइड सीए, who is a qualified CA। तो एक qualified CA should sign the cost audit report of the company, ठीक है। qualified CA should sign the cost, a qualified CMA should sign the cost audit report of the company, a qualified CA should sign the statutory audit report of the company, ठीक है। तो qualified CEOs they must act also on behalf of the firm, they must also act also on behalf of the firm, ठीक है। समझ में आया? ये बुक में भी मार्क कर लेते हैं। चलिए ठीक है। Cost auditor means the cost accountant in practice as defined under clause B who is appointed by the board, ठीक है। अंडर सेक्शन 148 बोर्ड अपॉइंट करता है, ठीक है। फिर उसके कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिस मींस द कॉस्ट अकाउंटेंट इज डिफाइंड अंडर क्लॉज बी ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद चल जाएंगे नेक्स्ट पेज में, क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 1 एंड सेक्शन 141 2, ये दो सेक्शन बात करता है। सेक्शन 141 1 ये रहा, अ पर्सन हु शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी ओनली इफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। अ फर्म कैन ऑल्सो बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ठीक है, ओनली इफ द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया एंड क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ कॉस्ट ऑडिटर, ठीक है। क्वालिफाइड सीए होना चाहिए और उसके बाद आपका क्वालिफाइड सीए होना चाहिए और उसके बाद आपका
प्रैक्टिसिंग होना चाहिए। वेयर फर्म इंक्लूडिंग अ लायबिलिटी एलएलपी इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, ये हो गया 141(2) और ये दोनों हो गया 141(1). तो ठीक है, ये 141 हो गया। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ द टर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट बोल दिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का मीनिंग क्या है। जैसे वहां पे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को डिफाइन कर दिया ना, अब यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को नहीं कर रहा है, कॉस्ट अकाउंटेंट को मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट को डिफाइन कर रहा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन्स अ पर्सन हु इज द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो सीएमए कौन होगा? हु इज द मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ आईसीएमआई। आईसीएमआई का जो मेंबर होगा वही होगा। अ पर्सन और मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट नेम अपीयर्स इन द रजिस्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट। रजिस्टर में नाम होना चाहिए ना, आपका रजिस्टर में नाम होना चाहिए। रजिस्टर कौन सा? रजिस्टर ऑफ द फर्म, मतलब आपका कौन कौन सा आदमी लोग आपके मेंबर है, आपको एक मेंबरशिप नंबर देता है ना सीएमए इंस्टीट्यूट, तो वही आपको एक मेंबरशिप नंबर मिलेगा। ठीक है, जब आपको एक मेंबरशिप नंबर मिल जाएगा ना, तो आप सीएमए इंस्टीट्यूट के आप मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, अ फॉलोइंग पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड। अब मान लीजिए ना, ये आईसीएमआई, ये कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट कब आया? कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट एक्ट आया 1959 में। ठीक है, अब 1959 के पहले भी बहुत सारा कंपनीज में बहुत सारा जन ऑडिट कर रहा होगा, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज किया होगा। जैसे कभी कभी होता है ना, इसका बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना है गवर्नमेंट को, तो एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको लगता है कि हाँ इसके पास अकाउंटेंसी का नॉलेज है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, उसको अपॉइंट कर दिया कि चलो तुम ऑडिट करो। तो वो जो ऑडिटर्स लोग हैं ना, जो पहले से अपॉइंटेड है, ये एक्ट आने के पहले भी, तो वो लोग का नाम ऑटोमेटिकली क्या किया था, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट बोला कि चलो ठीक है यार, इन लोग का नाम हम लोग ऐसे ही डाल देते हैं रजिस्टर में। तो वो लोग को एग्जाम भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, वो लोग का रजिस्टर ऑफ द फर्म में हो गया। और बहुत सारा है ना, बहुत सारा ऐसा आदमी लोग है जो बाहर बाहर का कोर्स करके आया है, जो लोग को ऐसे इंस्टीट्यूट क्या कर दिया, ऑनररी डिग्री दे दिया, ऑनररी मेंबर बना दिया। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत पहले से ही कर रहे हैं, तो ये लोग को ऑनररी मेंबरशिप मिल गया। अ पर्सन विद अ रजिस्टर्ड अकाउंट होल्डर और रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब रजिस्टर्ड अकाउंट होल्डर या फिर रजिस्टर्ड आपका होल्डर। अ पर्सन हु हैज पास सच एग्जामिनेशन कंप्लीटेड सच ट्रेनिंग एज मे बी प्रिस्क्राइब, मतलब कोई दूसरा एग्जाम कंडक्ट हुआ है जिसके कारण इंस्टीट्यूट बोला कि ठीक है आप ये एग्जाम भी पास कर लेते हो। जैसे होता है ना बायलैटरल एग्रीमेंट होता है, बायलैटरल एग्रीमेंट किसका हुआ? सीएमए इंस्टीट्यूट का कोई और इंस्टीट्यूट के संग हो गया, कोई भी वर्ल्ड का इंस्टीट्यूट के संग, तो वहां पे आप सीए क्वालिफाई, वहां का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाई करके आ जाते हो, तो यहाँ पे भी आपको मेंबरशिप मिल गया। A person who at the commencement of the act is engaged in the practice of accountancy in any state firm, आप अकाउंटेंसी कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट वो आपका अकाउंटेंसी का एक ब्रांच बना रखा था और गवर्नमेंट का उससे आपका ऑडिट हो रहा था, गवर्नमेंट का वो ऑडिट कर रहा था, अकाउंटेंसी कर रहा था, तो वो लोग को भी क्वालिफाई हो जाता है। और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अगर किसी को रिकॉग्नाइज कराया है, ठीक है, कोई 5 years का ट्रेनिंग है, पास द एग्जामिनेशन, कंप्लीटेड ट्रेनिंग आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, स्टडिंग इन एनी फॉरेन एग्जामिनेशन, तो वही एमओयू बायलैटरल एग्रीमेंट अगर हुआ है तो ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ना, ये आपका क्वालिफिकेशन हो गया, ये आपका क्वालिफिकेशन, बेसिकली क्वालिफिकेशन के लिए आपका सेक्शन 141(1) है और 141(2). 141(1) टॉक्स अबाउट अ पर्सन और 141(2) टॉक्स अबाउट अ फर्म। ठीक है, फर्म को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। 141(2) क्या बोल रहा है, ठीक है, पर्सन को क्वालिफाई करे तो वही साइन करेगा, लेकिन अगर आप फर्म को अपॉइंट कर रहे हो, जिसमें एलएलपी भी हो जाता है, अगर आप फर्म को अपॉइंट कर रहे हो तो फिर आपका साइन और एक्ट कौन करना चाहिए? चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहिए। ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन साइन एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। कोई और आदमी को आप नहीं भेज सकते हो कि ठीक है मेरे बिहाफ में ये करेगा साइन, मेरा एम्प्लॉय करेगा साइन, वो नहीं होगा। खाली जो पार्टनर है उसी को साइन करना पड़ेगा। जो पार्टनर कौन? वो भी सीएमए इन प्रैक्टिस, सीए इन प्रैक्टिस, उन लोग को आपको साइन करना पड़ेगा। आपको पता है मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म भी होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब सीए, सीएस और सीएमए मिलके आपका पार्टनरशिप फर्म बना है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स अगर सीए होगा ना, अगर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर क्वालिफाइड एंड वर्किंग इन इंडिया, प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, तभी आपका वो कॉस्ट और तभी आप ऑडिट कर सकते हो, नहीं तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, नहीं तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, यू आर डिस्क्वालिफाइड। तो आपको ज्यादा सीएस को रखना पड़ेगा अगर आप अगर आप ऑडिट की तरफ जाना चाहते हो, सीएमए को ज्यादा रखना पड़ेगा अगर आप सीएमए की तरफ जाना चाहते हो, कॉस्ट ऑडिट की तरफ जाना चाहते हो। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म बनाओ, लेकिन क्या करेंगे, आपको प्रोपोर्शनेट वैसे डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपको सीए फर्म की तरफ जाना है, आपको सीएमए फर्म की तरफ जाना है या सीएस फर्म की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये रूल इसलिए लाया गया है। ठीक है,
तो चलिए अब चलते हैं डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ। डिस्क्वालीफाई कौन होगा? हाँ, आप है कॉस्ट, आप है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप है चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन फिर भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, फिर भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन फिर भी आप ऑडिट नहीं कर सकते। अरे बाप रे सर, ये क्या बोल रहे हैं आप? जी हाँ, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है फिर भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इस एक्ट में, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है इस एक्ट में। अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई ही कर दिया गया है। मतलब हमने सीए का डिग्री लिया, सीएमए का डिग्री लिया, लेकिन फिर उसके बाद भी हम ऑडिट नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज आप डिस्क्वालीफाइड हो गए, बिकॉज आपके ऊपर सेक्शन 141(3) लग गया है। सेक्शन 141(3) लग जाने से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। सेक्शन 141(3) लग जाने से आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हो। ठीक है, तो सेक्शन 141(3) टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन। अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस विल बी, अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस और अ कॉस्ट अकाउंटेंट शैल बी डिस्क्वालिफाइड if he acts or if he conducts any of the following condition which has been satisfied under section 141(3). 141(3) talks about आपका डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालीफाई हो जाओगे अगर आप सीए हो, आप सीएमए हो, आप क्वालिफिकेशन का रूल फॉर, आप क्वालिफाई तो हो गए हो लेकिन फिर भी डिस्क्वालीफाई हो गए हो। आप क्वालिफाई हो गए हो फिर भी डिस्क्वालीफाई हो गए हो। 141(1)(2) सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन 141(3) आपका सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है। 141(1) आपका सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन 141(3) आपका सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। चलो 141(3) में है ना 8(9) कंडीशन है। अगर आप 8(9) कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन आपके ऊपर लग जाता है ना तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, अब देखिए अपने सीए का डिग्री जो होता है ना, सीए का डिग्री इतना ज्यादा होता है, इतना मेहनत करके आदमी एक सीए बनता है। ठीक है, अब आपका या सीएमए बनता है, ये प्रोफेशनल डिग्रीज ऐसा होता है, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, अब इसमें इंस्टीट्यूट में क्या बोल दिया गया ना आपका, सॉरी कंपनीज एक्ट में क्या बोला ना, कंपनीज एक्ट बोलता है अंडर सेक्शन 141(3), अंडर सेक्शन 141(3) बोलता है ऑफ द कंपनीज एक्ट, बोलता है कि एक बॉडी कॉर्पोरेट जो होता है ना, बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट क्या हो गया? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब आपका वो एनी कंपनी, any company or any corporate, any body corporate which has a common seal, separate legal identity, perpetual succession, ये सारा कंडीशन अपने यार फाउंडेशन लेवल में पढ़े हैं। ये फाउंडेशन लेवल में बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट पढ़े हैं ना, बॉडी कॉर्पोरेट मींस अ कंपनी, एनी कंपनी which is registered under any body corporate means any body corporate which is registered under India which has perpetual succession, कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। एलएलपी को बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। कंपनीज, कोई भी कंपनी को बॉडी कॉर्पोरेट, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो रजिस्टर्ड हुआ इंडिया में एंड विच हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील एंड सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, उसको आपका बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आपका एक ऑडिटर नहीं बन सकता। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, आपको पता है बॉडी कॉर्पोरेट बना लेंगे, मान लो हम एक सीए हैं, सीए दीपक अग्रवाल एक क्या किया, बॉडी कॉर्पोरेट बना लिया। बॉडी कॉर्पोरेट क्या बना लिया? ABCN कंपनी। तो उसमें क्या किया? अपना फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टर बना लिया, अपना फैमिली मेंबर्स को डायरेक्टर बना लिया। मान लो वाइफ को भी डायरेक्टर बना लिया, मदर को भी डायरेक्टर बना लिया, डायरेक्टर को भी। तो अब फर्म कैन, बॉडी कॉर्पोरेट कैन भी, मान लीजिए मैं अपने वाइफ को, फैमिली मेंबर्स को, वाइफ को भी अपॉइंट कर लिया, फैमिली मेंबर्स को भी, किसको अपॉइंट कर लिया? वाइफ को, फैमिली मेंबर्स को, सन को, पेरेंट्स को क्या किया? आपका डायरेक्टर बना लिया। मैं डायरेक्टर बना लिया कंपनी में, जिसमें खुद मैं ही खाली सीए हूं, लेकिन मैं फर्म को क्या बना दिया? फर्म का नाम है ABC चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी। क्या कर लिया? कंपनी लिमिटेड बना लिया, कंपनी लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लिया। फिर क्या हो गया? कंपनी में जाके मैंने कंपनी रिलायंस का ऑडिट कर लिया। रिलायंस का जब ऑडिट किया तो फिर क्या किया? रिलायंस का ऑडिट कर लिया। अब मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूं, तो बॉडी कॉर्पोरेट का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। बॉडी कॉर्पोरेट का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। अब बॉडी कॉर्पोरेट का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है तो मेरा तो सीए का कंपनी हो गया ना, सीए का कंपनी। अब मान लीजिए मैंने कोई फ्रॉड कर लिया, कोई फ्रॉड कर लिया तो फिर कौन हेल्ड लायबल होगा?
कंपनी हेल्ड लायबल होगा ना, कंपनी विल बी हेल्ड लायबल। तो मैं दीपक अग्रवाल तो बच जाऊंगा ना, दीपक अग्रवाल बच जाऊंगा। अरे फ्रॉड तो भैया कंपनी ने किया है, फ्रॉड कंपनी ने किया है, दीपक अग्रवाल ने तो नहीं किया है ना। तो फ्रॉड के लिए पर्सनली हेल्ड लायबल कौन हो जाएगा? कंपनी हेल्ड लायबल हो जाएगा, दीपक अग्रवाल बच जाएगा। तो लॉ मेकर्स लोग क्या किया ना, लॉ मेकर्स लोग को ये करना था कि पर्सनली हेल्ड लायबल होना चाहिए कोई भी सीए। अगर कोई भी काम करता है, कोई भी सीए ऐसा काम करता है जो कि आपका गलत है, फ्रॉड कर रहा है, कोई भी सीए फ्रॉड कर रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। कोई भी सीए आपका फ्रॉड कर रहा है तो वो तो गलत हो जाएगा। तो फिर वो फ्रॉड को बचाने के लिए वो रूल ऐसा बनाया गया जिसमें आपका ऐसा रूल बनाया गया जिससे कि आपका पर्सनली हेल्ड लायबल हो जाना चाहिए कोई भी सीए, कोई भी कॉस्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड पर्सनली लायबल, मतलब पर्सनली उन लोग को लायबल भी करो। पर्सनली लायबल शुड बी हेल्ड पर्सनली लायबल होना चाहिए, पर्सनली लायबल होना चाहिए। और द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शुड बी हेल्ड पर्सनली लायबल, पर्सनली वो लायबल होना चाहिए आपको, ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एंड उसके बाद पर्सनली लायबल के साथ साथ उसको इम्प्रिजनमेंट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी को कैसे आप कंपनी को उठा के अंदर डाल दोगे तो पर्सनली तो आपका लायबल नहीं हो पाएगा, कंपनी क्या करेगा, फाइन लग के छूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर अब मान लीजिए एलएलपी है या फिर पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी में भी क्या कंडीशन है, एलएलपी अंडर द एलएलपी एक्ट आपका एलएलपी में क्या कर दिया, अगर फ्रॉड होता है ना, एलएलपी में क्या होता है, अगर फ्रॉड होता है ना तो एलएलपी में क्या बोल दिया है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना, लिमिटेड लायबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट हट जाएगा और अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाएगा पार्टनर लोग का। अगर कोई फ्रॉड करता है, मतलब उसमें कोई भी पार्टनर ऐसा है कि फ्रॉड कर रहा है, अगर कोई भी पार्टनर फ्रॉड कर रहा है तो फिर अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाता है, फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, सेकंड कंडीशन में बोला गया है अगर आपका मान लीजिए कंपनी है रिलायंस में आपका पता है ना, रिलायंस में मुकेश अंबानी जी, मोटा भाई का लड़का का क्या नाम है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मान लीजिए अनंत अंबानी है ना, मुकेश अंबानी क्या बोला ना यार, ये यार क्या सीए लोग पड़ जाता है, सीए लोग कोई उल्टा पुल्टा रिपोर्ट दे देगा कंपनी का, सारा शेयर मार्केट का शेयर्स गिर जाएगा। अनंत एक काम करो ना यार, तुम सीए बन जाओ, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, और तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के तुम ही ऑडिट करना बेटा कंपनी का। फिर क्या होगा, तुम कुछ रिपोर्ट सब फालतू मत देना, अपना रिपोर्ट देना, बोलना एकदम ग्रोथ किया, बैलेंस शीट में प्रॉफिट लॉस आएगा तो भी प्रॉफिट दिखा देना, क्या अपना ही कंपनी है और कौन उठाने वाला है हाथ, जब सरकार ही अपना है, गवर्नमेंट ही अपना है, तुम ऑडिट करना, कोई दिक्कत नहीं। कोई आके बोलो देखो तुमको हाथ लगा देगा तो अनंत अंबानी क्या किया ना, अनंत अंबानी सीए करके आ गया, और फिर उसके बाद बोला कि भैया हाँ चलो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ऑडिट रिपोर्ट हम साइन करेंगे। ठीक है, अब अनंत अंबानी क्या है ना, डायरेक्टर भी है कंपनी में, अनंत अंबानी डायरेक्टर भी है कंपनी में। तो क्या है ना, सेक्शन 141(3) का बी नंबर क्लॉज क्या बोल दिया ना कि अगर कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है ना तो उसको भी आप ऑडिटर नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या, ये ऑफिसर है ना, ये डायरेक्टर है ना कंपनी का, डायरेक्टर है, एम्प्लॉय है कंपनी का, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन उठाता है, भैया भैया ये चलबे ना, एटा चलबे ना, आप नहीं कर सकते भैया। कैसे कर सकते हो आप, मान लीजिए आप ऑफिसर हो कंपनी के, आप कुछ भी आप बंधे रहोगे ना, मुकेश अंबानी जी जो बोलेंगे आप वही करोगे। तो यहाँ पे खाली अनंत अंबानी ने, जितना भी एम्प्लॉइज है कंपनी का, कोई भी एम्प्लॉइज है, मान लीजिए रिलायंस का इंडस्ट्रीज लिमिटेड का, आप रिलायंस रिटेल में काम कर रहे हो, तो आप रिलायंस रिटेल का आप कभी भी ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर मान लीजिए आपका, अब क्या कि ना मुकेश अंबानी बोला यार ये ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, तो ये तो होगा नहीं, अब एक काम करते ना, तुम यार मत बनो ऑफिसर और एम्प्लॉय मत बनो, ठीक है, तुम एक अपना सीए फर्म खोल दो, ठीक है, तुम सीए फर्म खोल दो और एक काम करो, अनंत अंबानी तुम तो डायरेक्टर हो ना कंपनी के, अनंत अंबानी तुम डायरेक्टर हो ना कंपनी के, यू आर द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो एक काम करो, तुम एक सीए फर्म खोलो, ठीक है, उसका नाम रख दो कुछ भी, झुमरी तलैया एंड कंपनी, और उसमें क्या करो, तुम एक पार्टनर बन जाओ,
और एक दूसरा किसी आदमी को पार्टनर बना दो, ठीक है, दूसरा किसी आदमी को, रॉकी भाई को बना दो, केजीएफ वाला रॉकी भाई। पार्टनर तो किसी को भी बना सकते हैं ना, उसको पार्टनर बना दो और उसको बोलो सीए करा देते भैया तुमको, और वो सीए करके अब उससे ऑडिट करवाओ कंपनी का, ठीक है। अब रॉकी भाई को बोलो यार जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही करो, जैसा मैं बोलूंगा वैसे ही करो, और तुम ऑडिट करो कंपनी का। ये भी अलाउड नहीं है ना, क्योंकि यार अनंत अंबानी का कंट्रोल आ गया ना उसमें, तो इसमें सेक्शन 141(3)(c) लग जाएगा। 141(3)(c), 141(3)(a) क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट पे नहीं लगेगा ऑडिट, बॉडी कॉर्पोरेट पे नहीं लगेगा ऑडिट। फिर बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिट नहीं कर सकता, लेकिन एलएलपी कर सकता है, बिकॉज एलएलपी में क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कंडीशन हट जाएगा अगर आपका कोई फ्रॉड किया है। फिर 141(3)(b), ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अनंत अंबानी डायरेक्टर बन गया, अनंत अंबानी डायरेक्टर बन गया कंपनी का, अनंत अंबानी डायरेक्टर है, डायरेक्टर बन के डायरेक्टर भी है कंपनी का और ऑडिट भी कर रहा है, तो नॉट पॉसिबल ना। तो वो ऑडिट में तो क्या रिपोर्ट देगा, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन या कुछ भी देगा, एडवर्स ओपिनियन देगा, नहीं देगा ना एडवर्स ओपिनियन। फिर उसके बाद नंबर 3, 141(3)(c), 141(3)(c) क्या बोल रहा है, अगर मान लीजिए कोई पार्टनर हो, आप कोई पार्टनर हो, आप किसी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी के आप पार्टनर हो, अनंत अंबानी के आप पार्टनर हो, रॉकी भाई आप पार्टनर हो अनंत अंबानी के, और अनंत अंबानी का भी उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो आप भी भैया कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर द पार्टनर ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। या फिर क्या करेगा ना, यहां पे अनंत अंबानी, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछते हैं, अनंत अंबानी मान लीजिए सीए फर्म नहीं खोला, झुमरी तलैया एंड कंपनी बोल के एक कंपनी खोल दिया, झुमरी तलैया एंड कंपनी, झुमरी तलैया एंड कंपनी बोल के एक सीए फर्म खोल दिया, एक सीए फर्म खोल दिया। सीए फर्म क्या खोला, एक सीए फर्म खोल दिया, जिसमें वो सीए अकेला सीए, लेकिन नाम ऐसा कर दिया ना किसी को पता नहीं चलेगा। अरे यार अनंत अंबानी हो, नाम कुछ भी चल जाएगा, तो क्या करेगा, अपना एम्प्लॉय रख लिया रॉकी भाई को, पार्टनर रखने के बदले अपना एम्प्लॉय रख लिया। अपना एम्प्लॉय किसको रखा, रॉकी भाई को। रॉकी भाई को क्या कर दिया, अपना एम्प्लॉय रख दिया। अब वो रॉकी भाई से वो काम करा रहा है, किसका, रिलायंस का ऑडिट करवा रहा है, बोलेगा लास्ट में हम साइन कर देंगे, तुम जाके ऑडिट कर दो। तो यार ये भी एप्लीकेबल नहीं है, क्यों, बिकॉज आप ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनर ऑफ द कंपनी हो, और ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द पार्टनर, और मतलब कि आप क्या कर रहे हो, आप कंपनी का जो एम्प्लॉय है, आप उसके एम्प्लॉय हो, कंपनी का जो एम्प्लॉय है आप उसके एम्प्लॉय हो। मतलब भैया अनंत अंबानी के आप एम्प्लॉय हो, आप अपना मेरा कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकते। आप अनंत अंबानी के एम्प्लॉय हो, आप मेरा ऑडिट नहीं कर सकते। भैया बड़ा आदमी है, एम्प्लॉय का भी एम्प्लॉय है, वो ऑडिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो 141(3) का ABC समझ गया। ए नंबर क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट और एलएलपी कर सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कर सकता है। बी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, अनंत अंबानी नहीं कर सकता। रिलायंस रिटेल में काम कर रहे हो आप, मान लीजिए रिलायंस रिटेल में आप क्या कर रहे हो, कैशियर ही हो, आप पेरोल में हो ना रिलायंस के, आप नहीं कर सकते रिलायंस का ऑडिट। फिर नंबर 3, पर्सन, मान लीजिए नंबर 3 रॉकी भाई को जॉब में रख लिया किसने, अनंत अंबानी ने। रॉकी भाई को जॉब में रख लिया किसने, अनंत अंबानी ने। आपको जॉब में रख लिया, अब रॉकी भाई रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकता, और अगर मान लीजिए रॉकी भाई अनंत अंबानी का पार्टनर भी बन गया, एक फॉल्स पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हो गया है, रॉकी भाई सीए करके आ गया है। अरे भैया केजीएफ सीए भी करके आ गया, वो कुछ भी कर सकता है रॉकी भाई, सीए करके आ गया तो भी एज अ सीए वो कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता, बिकॉज कंपनीज एक्ट बोल दिया है कि भैया नहीं। कंपनीज एक्ट में 141(3)(c) में लिखा हुआ है, 141(3)(c) में लिख रहा है, बिकॉज यू आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, बिकॉज और यू आर द पार्टनर ऑफ द ऑफिसर ऑफ द कंपनी, आप नहीं कर सकते। समझ गए, आप नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिपेंडेंस नहीं रहेगा। यार अनंत अंबानी जो भी बोलेगा वो करेगा, अनंत अंबानी का ही कंपनी है रिलायंस। अरे यार 50% से ऊपर शेयर है मुकेश अंबानी के पास, अंबानी फैमिली के पास, तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं अपने बढ़िया से। समझ गए। तो अनंत अंबानी अगर मान लीजिए रॉकी भाई को अपना पार्टनर बना लेता है, एक सीए फर्म खोल लेता है, सीए करके आ गया अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी जी बोले कि भैया तुम सीए करके आ जाओ और तुम ही मेरा ऑडिट करो, नहीं पॉसिबल है ना।
तो 141.3 क्या बोलता है, सबसे पहले 141.3 का ए नंबर क्या बोलता है, 141.3 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप। अगर मान लीजिए डिस्क्वालिफिकेशन में भी कंडीशंस है, 9 कंडीशंस है, 141.3 सेक्शन 141.3 talks about disqualification of the auditor. सेक्शन 141.3 टॉक्स अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर। डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप ऑडिटर बनने के लिए अगर आप ये सारा कंडीशंस कर दोगे सेटिस्फाई। अगर ये सारा कंडीशंस, ये दीज आर इंडिविजुअल कंडीशंस, अलग अलग है, सब साथ में नहीं है, इंडिविजुअल कंडीशंस है, ठीक है, दीज आर इंडिविजुअल कंडीशंस, ठीक है, इंडिविजुअल कंडीशंस है, ठीक है। 141.3 क्या बोलता है, अगर ए क्या बोलता है, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट कैनॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, बट एलएलपी कैन बी अपॉइंटेड, बिकॉज एलएलपी क्या बोलता है, एलएलपी में सेक्शन, एलएलपी एक्ट में बोल दिया है कि अगर फ्रॉड करता है ना कोई भी पार्टनर तो लिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होता, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बिकॉज कंपनीज एक्ट को क्या लगा था कि अगर लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा ना पार्टनर्स लोग का तो फिर क्या होगा, कुछ भी कर देगा वो लोग, तो क्या लिमिटेड लाइबिलिटी है, वो लोग को अनलिमिटेड लाइबिलिटी करना था। पार्टनर्स मस्ट बी हेल्ड लायबल विदाउट एनी लिमिट, पार्टनर्स मस्ट बी हेल्ड लायबल विदाउट एनी लिमिट। तो ये लॉ मेकर्स लोग का क्या है ना, दिमाग में घुस गए हम लोग। लॉ मेकर्स लोग को क्या बनना था, इसलिए बॉडी कॉर्पोरेट को डिसअलाउ किया, बिकॉज क्यों, क्योंकि उन लोग को पार्टनर्स लोग को पर्सनली हेल्ड लायबल करना था, वो भी अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं रहना चाहिए था, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 143(1)A बोलता है बॉडी कॉर्पोरेट आर डिसअलाउड, बॉडी कॉर्पोरेट आर डिसअलाउड, बॉडी कॉर्पोरेट्स आर डिसअलाउड एक्सेप्ट एलएलपी। एलएलपी अगर एलएलपी है तो एलएलपी अगर आपका है तो फिर आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो। अगर आपका एलएलपी है तो आप डिस्क्वालिफाइड नहीं हो, आप कंपनीज आपको ऑडिट कर सकते हो, आप ऑडिट कर सकते हो। लेकिन क्या अगर एलएलपी है, अगर एलएलपी भी है, अगर आप ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो तो भी नहीं कर सकते। 143(1)B आ जाएगा, 143(1)(3)B आ जाएगा, 141(3)B आ जाएगा, ठीक है, 141(3)B आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो, आप ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नंबर बी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल, अनंत अंबानी रॉकी भाई, अनंत अंबानी से ही करा लिया, मान लो अनंत अंबानी से ही ऑडिट करा रहा है, अनंत अंबानी से तो एप्लीकेबल नहीं है। अब अनंत अंबानी रॉकी भाई क्या हो गया, अनंत अंबानी रॉकी भाई मतलब पर्सन हु इज द पार्टनर ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। रॉकी भाई कौन है, वो एक पर्सन है हु इज द पार्टनर ऑफ द कंपनी। कौन, झुमरी तलैया एंड कंपनी। झुमरी तलैया एंड कंपनी किसका फर्म था, अनंत अंबानी का फर्म था, जिसमें रॉकी भाई भी पार्टनर है। रॉकी भाई अब ऑडिट कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है, रॉकी भाई ऑडिट नहीं कर सकता है रिलायंस का। सेक्शन पर्सन हु इज अ पार्टनर, रॉकी भाई पार्टनर है, फर्म खोल दिया, और इन एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए उसको लगा यार नहीं पार्टनर को तो नहीं कर सकता है, पार्टनर तो ऑडिट नहीं करता, इसको अपना एम्प्लॉय बोल देंगे। एम्प्लॉय कर सकता है क्या, नहीं, एम्प्लॉय भी नहीं कर सकता। इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना, एक अपने रिमार्क दे देते हैं कि इसको क्यों बनाने का दरकार पड़ा, क्यों बॉडी कॉर्पोरेट को बना, बिकॉज लॉ मेकर्स वांटेड दैट द ऑडिटर शुड बी personally held liable for any fraud, और ऑडिटर शुड बी हेल्ड लायबल फॉर एनी फ्रॉड। अगर कोई फ्रॉड भी होता है ना तो उसके लिए क्या होता है, पर्सनली शुड बी हेल्ड लायबल, बट दिस वाज नॉट पॉसिबल in case of a body corporate,
ठीक है, यहाँ पे तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट रिव्यूज नहीं दे सकता है ना अपना, इसमें अपना इंडिपेंडेंट व्यू नहीं दे सकता है, उसको बोलो बाद में आएगा, इंडिपेंडेंट व्यू नहीं दे सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट व्यू देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंपनी से दूर हटना पड़ेगा, कंपनी से दूर हटना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हो, मान लीजिए अनंत अंबानी है, अनंत अंबानी जी क्या करेंगे, अनंत अंबानी जी बोलेंगे कि भैया मेरे को तो जो पापा बोलेंगे वो मैं करूंगा, ऑडिटर मान लो गलत है, लॉस हो रखा है कंपनी में, लॉस हो रखा है, इन्फ्लेटेड एसेट सारा, तो क्या करेगा, तभी भी वो क्या बोलेगा, नहीं एसेट सब ठीक है, कंपनी सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है, एकदम बढ़िया, मजा में, एवरीथिंग इज मजा में। तो मजा में हो तो चाहे जो भी हो, मजा में हो तो नहीं चलेगा ना कंपनी, वैसे कंपनी नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट ओपिनियन कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं दे सकता है। और कौन नहीं दे सकता है, पर्सन हु इज द पार्टनर और इज एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मान लीजिए अनंत अंबानी का कोई एम्प्लॉय है, वो आपको ऑडिट नहीं कर सकता। अनंत अंबानी का कोई एम्प्लॉय है, वो आपका ऑडिट नहीं सकता। अनंत अंबानी एक पार्टनरशिप फर्म खोल लिया और उसका कोई पार्टनर है, तो वो भी आपका ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, रॉकी भाई आपका एग्जाम्पल यहां पे लिख दीजिए, एग्जाम्पल रॉकी भाई एंड अनंत अंबानी, तो एग्जाम में याद आ जाएगा। और एक कंपनी का नाम लिख दीजिए, झुमरी तलैया एंड कंपनी। ठीक है, झुमरी तलैया एंड कंपनी का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद सेक्शन 143(1) का आपने 141(3) का आपने ए बी एंड सी कर लिया, 141(3) का आपने ए बी एंड सी कर लिया। ए बॉडी कॉर्पोरेट, बी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, सी आपका पर्सन हु इज द पार्टनर और ऑफिसर और एम्प्लॉयमेंट, और पार्टनर इज द पर्सन हु इज द पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद अब आ जाता है 141(3)D। अब मान लीजिए यहाँ पे तो ऑफिसर का भी बात हो गया, सबका बात हो गया, अब रिलेटिव का भी कुछ बात कर लिया जाए, रिलेटिव का भी बात कर लिया जाए, या फिर कोई पार्टनर के ऊपर और क्या क्या कंडीशंस अपने लगा सकते हैं वो बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या क्या कंडीशंस है भैया। ठीक है, ये 3 कंडीशंस अपने सेटिस्फाई कर लेंगे तो नहीं लगेगा ना भैया बच गए, ये 3 कंडीशन हम लोग को सेटिस्फाई कर दे, ये 3 कंडीशन से हम लोग ऑडिट नहीं कर पाएंगे। एक चौथा कंडीशन भी है, क्या है कंडीशन, चलिए बताते हैं आपको। एक चौथा कंडीशन भी है, एक चौथा कंडीशन क्या है, डी नंबर, चौथा कंडीशन डी नंबर। अब चौथा कंडीशन क्या बोल रहा है ना, चौथा कंडीशन क्या बोल रहा है, ठीक है, मान लीजिए वो खुद अनंत अंबानी, यहां पे अनंत अंबानी का बात नहीं हो रहा है, सॉरी, मान लीजिए दीपक अग्रवाल सीए है ना, दीपक अग्रवाल इज अ सीए। अब उसका खुद का फर्म है दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, मान लीजिए वो एक फर्म खोल लिया, दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। अब उसमें 2 पार्टनर है, सीए दीपक अग्रवाल और सीए अविनाश अग्रवाल। ठीक है, 2 पार्टनर है उसमें, सीए दीपक अग्रवाल एंड सीए अविनाश अग्रवाल। अब इसमें क्या बोल रहा है ना 141(3) में बोल रहा है, अगर मान लीजिए ये खुद या फिर अब इसका पार्टनर, ये खुद या फिर इसका पार्टनर या फिर उसका रिलेटिव, मान लीजिए सीए दीपक अग्रवाल का रिलेटिव, मान लीजिए सीए दीपक अग्रवाल के संग सीए दिव्या अग्रवाल भी आ जाती है, सीएस दिव्या अग्रवाल भी आ जाती है, तो सीएस दिव्या अग्रवाल, यहां पे सीएस दिव्या अग्रवाल भी आ जाएगी। या फिर मतलब सीए दीपक अग्रवाल, हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव, ठीक है, वो लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैसे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अगर मैं रिलायंस का ऑडिट करने जा रहा हूं और मैं रिलायंस में कोई शेयर होल्ड करता हूं, होल्ड शेयर इन रिलायंस, मैं रिलायंस में कोई शेयर होल्ड करता हूं। अच्छा ठीक है, रिलायंस में अगर कोई शेयर होल्ड करता हूं, रिलायंस में नहीं होल्ड करके मैं एक काम करता हूं ना, रिलायंस रिटेल में होल्ड कर लेता हूं। अरे पगला है क्या, रिलायंस रिटेल में भी अगर आप होल्ड करोगे तो भी नहीं चलेगा, या फिर और इट्स सब्सिडरी। अच्छा सब्सिडरी का क्या, फिर एक काम करते हैं, रिलायंस को छोड़ते हैं ना, रिलायंस रिटेल का ऑडिट करते हैं। भैया रिलायंस रिटेल का अगर आप ऑडिट करोगे, अगर आपके पास रिलायंस का शेयर्स है, तो अगर आप होल्डिंग का भी शेयर सब्सक्राइब करोगे तो भी नहीं चलेगा, और इट्स होल्डिंग।
होल्डिंग समझ गया ना। अगर मान लीजिए रिलायंस रिटेल में, रिलायंस रिटेल का होल्डिंग कंपनी अगर रिलायंस को बोला जाता है, दैट मीन्स रिलायंस में 50, रिलायंस होल्ड करता है रिलायंस रिटेल का 50% से भी ज्यादा शेयर, दैट मीन्स उसको उसका होल्डिंग कंपनी माना जाता है। या फिर और एसोसिएट्स और इट्स एसोसिएट, मान लीजिए कौन कौन है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी में तो ऑब्वियसली रिलायंस का तो आप ऑडिट कर ही नहीं सकते। रिलायंस का अगर कोई होल्डिंग कंपनी है आप उसका भी ऑडिट नहीं कर सकते। रिलायंस का कोई सब्सिडरी कंपनी है, दैट मींस रिलायंस रिटेल, आप उसका भी ऑडिट नहीं कर सकते। अब रिलायंस का कोई एसोसिएट कंपनी है और इट्स एसोसिएट, एसोसिएट कंपनी जिसमें 20% से भी ज्यादा शेयर होता है, आपको एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन लर्न नहीं करना है। डेफिनेशन अगर आपको एसोसिएट कंपनी का लर्न करना है वो आपको लॉ में आप कर चुके हैं इंटर लेवल पे, ठीक है, एसोसिएट कंपनी। और या फिर सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग, दैट मींस सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग मतलब कि फेलो सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, समझ गए। मतलब कहीं से भी आपको छोड़ा नहीं है, कहीं से भी आपको छोड़ा नहीं है, कहीं से भी आपको छोड़ा नहीं है, कहीं से भी आपको कहीं से भी नहीं छोड़ा है। अगर मान लीजिए ये जो आपका शेयर्स है, मतलब आप शेयर होल्ड करते हो, अगर आपको रिलायंस का ऑडिट करना है, रिलायंस का अगर ऑडिट, रिलायंस रिटेल का ऑडिट करना है, मान लीजिए रिलायंस रिटेल का ऑडिट करना है, रिलायंस रिटेल का होल्डिंग कंपनी क्या है, रिलायंस रिटेल का होल्डिंग कंपनी क्या है, रिलायंस, रिलायंस रिटेल का होल्डिंग कंपनी रिलायंस है। अब मान लीजिए रिलायंस रिटेल का रिलायंस डिजिटल भी है, मान लीजिए रिलायंस रिटेल का रिलायंस डिजिटल क्या है, सब्सिडरी, मतलब होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी मतलब तुम्हारा बाप, कंपनी का बाप का भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, कंपनी का बाप के साथ कंपनी का बेटा का भी ऑडिट नहीं कर सकते, कंपनी का सब्सिडरी का भी ऑडिट नहीं कर सकते, और कंपनी का भाई बहन का भी नहीं कर सकते। भाई बहन कौन हो गया, एसोसिएट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, भाई हो गया सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट हो गया बहन। तो किसका ऑडिट नहीं कर सकते, बाप भाई बेटा बहन किसी का ऑडिट नहीं कर सकते, बाप भाई बेटा बहन किसी का नहीं ऑडिट कर सकते। बाप होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी बेटा, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी भाई, होल्डिंग कंपनी बाप, बेटा मतलब कौन, सब्सिडरी कंपनी, भाई बहन कौन, सब फेलो सब्सिडरी एंड एसोसिएट कंपनी, चारों का आप ऑडिट नहीं कर सकते। या फिर मान लीजिए आपने क्या किया ना, मैं सीए दीपक अग्रवाल क्या किया ना, सीए दीपक अग्रवाल मैं क्या कर रहा हूं ना, लोन ले रखा हूं, लोन लेकर रखा हूं मुकेश अंबानी जी से, मुकेश अंबानी जी से मैं लोन ले रखा हूं, मैं मुकेश अंबानी से क्या कर रखा हूं ना, 5 करोड़ का लोन ले रखा हूं, तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। यहां पे बोल दिया है सेक्शन 143 डी, सेक्शन 143 1 D2 में बोल दिया है, D2 में बोल दिया कि अगर आप 5 लाख से ऊपर का लोन लेते हो ना, 5 लाख से ऊपर का लोन, वहां पे बोला हुआ 5 लाख, मतलब 5 लाख का अगर आप लोन ले रखे हो ना, तो भी आप ऑडिट नहीं कर सकते, तो भी आप ऑडिट नहीं कर, किससे, वही कंडीशन, फादर सन एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कंपनी तो हो गया खुद उसका बाप, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी उसका बेटा, सब्सिडी, फेलो सब्सिडरी कौन हो गया, फेलो सब्सिडरी हो गया उसका भाई, एसोसिएट हो गया बहन। आप किसी से भी, अगर आप किसी से भी लोन ले रखे हो तो भी आप नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने लोन नहीं लिया है, आपने लोन नहीं लिया है, मान लीजिए कोई XYZ एक आदमी है, चुन्नू बोल के कोई आदमी है, चुन्नू, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू बोल के कोई आदमी है, चुन्नू मुन्नू ने क्या किया था ना, रिलायंस से लोन ले लिया था, रिलायंस डिजिटल से लोन ले लिया, रिलायंस डिजिटल से लोन ले लिया। अब रिलायंस डिजिटल से लोन ले लिया ना, आपने उसका गारंटी ले लिया, अरे चुन्नू ने लोन लिया ना तो मुन्नू उसका गारंटी देगा, चुन्नू ने लोन लिया मुन्नू उसका गारंटी, मेरा जिगरी दोस्त है मैं उसका गारंटी दूंगा, भैया तुम दो लोन, मैं उसका गारंटी दूंगा तुम दो लोन। तो इसमें भी भैया अगर 1 लाख से ऊपर का आपने गारंटी ले लिया है ना किसी भी कंपनी में, रिलायंस आपका फादर में, सन में, एसोसिएट में, फेलो सब्सिडरी में या खुद कंपनी में, किसी में भी आपने अगर ले लिया, ये क्रॉस का साइन बन गया, तो फिर आप भैया आप ऑडिट नहीं कर सकते। किसी थर्ड पार्टी का अगर आपने गारंटी ले लिया 1 लाख से ऊपर का, किसी थर्ड पार्टी का आपने 1 लाख से ऊपर का गारंटी ले लिया, तो भैया आपने चुन्नू ने मुन्नू का गारंटी ले लिया, चुन्नू ने मुन्नू का गारंटी ले लिया, चुन्नू ने मुन्नू का गारंटी ले लिया, तो भैया नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आप ऑडिट नहीं कर सकते, नहीं हो सकता भैया आप ऑडिट नहीं कर सकते। 1 लाख से ऊपर का आपने गारंटी ले लिया तो ऑडिट नहीं कर सकते। अब क्या है ना, ये जो आपका कंडीशन है ना पहला वाला शेयरिंग, शेयर वाला, इसका एक एक्सेप्शन है, इसका एक एक्सेप्शन है, तुमको तो भैया नहीं मिलेगा, तुम चुप रहो, तुमको तो नहीं मिलेगा, हाँ लेकिन रिलेटिव है, तुम्हारा पार्टनर को भी नहीं मिलेगा। अरे भैया पार्टनरशिप फॉर्म खोल रखे हो, दोनों जन मिलके पार्टनरशिप गिरी करते हो, शेयर आपस में ट्रांजैक्ट कर दिए, भैया रिलेटिव, चलो रिलेटिव को एक कंडीशन दे देते हैं, रिलेटिव जो है ना आपका दिव्या अग्रवाल जो है ना, CACS दिव्या अग्रवाल, अरे भैया दिव्या मैम को क्या करते हैं ना, दिव्या मैम को दे देते हैं
एक एग्जेम्पशन। क्या एग्जेम्पशन देंगे? रिलेटिव में होल्ड, रिलेटिव क्या कर सकता है? शेयर्स को होल्ड कर सकता है, शेयर्स को होल्ड कर सकता है अप टू द फेस वैल्यू ऑफ ₹1000। 1000 रुपए का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का बात हो रहा है। 1000 फेस वैल्यू मतलब समझ गए हो? रिलायंस का शेयर 10 रुपए का फेस वैल्यू है, तो उसका 100 रुपए का 100 शेयर्स आप होल्ड कर सकते हो, तब कोई लिमिट नहीं है, तब कोई नहीं है। और एनी अमाउंट, सर 100,000 रुपया तो बहुत बाबा आदम जमाने का भैया कंपनीज एक्ट है। और एनी अमाउंट विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड, और एनी अमाउंट विच मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अभी क्या है? फेस वैल्यू 1 लाख रुपया बोला हुआ है, फेस वैल्यू 1 लाख रुपया है ना, फेस वैल्यू 1 लाख रुपया तक का शेयर है, तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप क्या कर सकते हो? आपको 1 लाख रुपया से ऊपर होते ही, 1 लाख रुपया से ऊपर 1 लाख 1 होते ही आप ऑडिट नहीं कर पाओगे अगर आपका रिलेटिव। तो एक काम कर सकते हो, मैं अगर मान लीजिए मेरे को रिलायंस का ऑडिट मिल रहा है तो मैं जंप करने लग जाऊंगा, अरे बल्ले बल्ले बल्ले। अब घर में आऊंगा, अरे पता है दिव्या मेरे को है ना रिलायंस रिटेल का आज ऑडिट मिला है, गजब मजा आ गया। दिव्या अग्रवाल ने तो पूरा लॉ पढ़ रखा है, सीएससी दिव्या में बोलेगी, अरे यार तुमको 141(3) नहीं पता, 141(3) नहीं पता। 141(3) में क्या बोला हुआ है? 141(3) में क्या बोला हुआ है? अरे यार मैंने तो यार रिलायंस का है ना फेस वैल्यू शेयर्स, जितना भी सब शेयर्स है ना, उसका फेस वैल्यू मेरा 2 लाख रुपया है। 2 लाख रुपया का फेस वैल्यू का शेयर है, मतलब 2000 शेयर है। अरे यार 2000 ही तो शेयर है, कब का लिया हुआ है? अब बताओ क्या करे? कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसमें? 20 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। अरे यार बहुत दिक्कत होगी, अब तो मैं रिलायंस रिटेल का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा, रिलायंस रिटेल का ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। एक काम करो, शेयर बेच दो, शेयर बेच दो। अरे बेच देंगे तो भी क्या होगा? 143(1) लग जाएगा ना, 143(1) लग गया, 143(1) का सर डी का 1 लग गया ना। अरे यार मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। क्या यार तुम बेचो यार रिलायंस का शेयर प्लीज, मेरे को ऑडिट करना है, मेरे को ऑडिट करना है। अरे ठीक है यार, एक काम करते हैं, एक प्रोविजो डाल देते हैं। एक प्रोविजो है, 60 दिन में तुम अगर शेयर बेच देती हो ना, 60 दिन में अगर सीएसीएस दिव्या अग्रवाल शेयर बेच देती है ना, सीएसीएस दिव्या अग्रवाल शेयर बेच देती है ना, तो फिर मैं ऑडिट कर पाऊंगा, मैं ऑडिट कर पाऊंगा। 60 डेज का टाइम मिल गया रेक्टिफाई करने का, 60 डेज का टाइम मिल गया। अरे यार मैं अब ऑडिट कर पाऊंगा, मैं ऑडिट कर पाऊंगा। सोचिए, एकदम जबरदस्त तरीका है, छोड़ दीजिए सब, जबरदस्त तरीका है। सोचिए सोचिए सोचिए, 141(3) का डी क्या बोलता है? रिलेटिव, रिलेटिव या फिर पार्टनर या फिर खुद। तुम क्या कर रहे हो? शेयर होल्ड कर रहे हो। शेयर होल्ड कर रहे हो किसका? बाप का, बाप का होल्डिंग का, बच्चा का, सब्सिडरी का, अरे भाई बहन का, एसोसिएट फेलो सब्सिडरी का, या फिर खुद का, कंपनी का। शेयर्स अगर होल्ड कर रहे हो, शेयर्स होल्ड कर रहे हो, शेयर्स होल्ड कर रहे हो, क्या कर सकते हो? शेयर्स होल्ड कर रहे हो तो फिर आपको ऑडिट करने नहीं मिलेगा, ऑडिट करने नहीं मिलेगा। लेकिन यार मेरी रिलेटिव दिव्या अग्रवाल, मेरे को ऑडिट मिल गया रिलायंस का, मेरे को रिलायंस का ऑडिट मिल गया, तो फिर क्या है? मेरे को रिलायंस का अगर ऑडिट मिल गया तो मैं घर में दौड़ा दौड़ाऊंगा, मेरे को रिलायंस का ऑडिट मिल गया। लेकिन क्या है, आप रिलायंस का ऑडिट मिल गया तो भी क्या हो गया? दिव्या अग्रवाल ने तो शेयर सब्सक्राइब कर रखा है 2 लाख का, 2 लाख का शेयर सब्सक्राइब कर रखा है, तो भी आप ऑडिट नहीं कर पाओगे, बिकॉज 1 लाख का लिमिट है। 1 लाख का लिमिट से ऊपर अगर आप शेयर, अगर 1 लाख से ऊपर का अगर आप शेयर सब्सक्राइब कर रखे हो कंपनी का, आपका अगर रिलेटिव सब्सक्राइब कर रखी है, तो आपको ऑडिट नहीं है। 1 लाख से नीचे का अगर होता दिव्या अग्रवाल का तो मेरे को ऑडिट करने मिल जाता। लेकिन ठीक है, अगर 1 लाख से ऊपर का, 1 लाख से ऊपर का अगर ऑडिट 1 लाख से ऊपर का है तो फिर 60 डेज का टाइम मिलेगा। दिव्या अग्रवाल ने अगर 60 डेज में अगर बेच दिया अपना शेयर्स, तो फिर क्या कर सकेंगे? हम ऑडिट कर पाएंगे, तो फिर दीपक अग्रवाल ऑडिट कर पाएगा। पार्टनर और आपका आपको तो एकदम भी नहीं, चुप रहो एकदम, तुम लोग चुप रहो, तुम लोग को तो नहीं मिलेगा। तुम कैसे भैया रिलायंस रिटेल को ऑडिट कर सकते हो? तुम पार्टनर, तुम शेयर होल्डर हो, तुम तो चाहोगे ना शेयर का वैल्यू बढ़े, पार्टनर तो चाहेगा ना शेयर का वैल्यू बढ़े, तो खुद ऑडिट कर रहा है, उसका फर्म ऑडिट कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? दोनों जन मिलके यार बोलेगा, अरे यार रिलायंस का बढ़िया रिपोर्ट दे देते हैं, अपने ऑडिटर हैं, अरे यार मस्त शेयर का वैल्यू बढ़ जाएगा, और बेच देंगे। नहीं कर पाएंगे ना ये चीज तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर कोई डेट दे रखे हो तो एकदम भी नहीं मिलेगा। और किसी का गारंटी ले ले, चुन्नू ने मुन्नू का गारंटी ले लिया तो भी नहीं मिलेगा, चुन्नू ने मुन्नू का गारंटी ले लिया तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ये लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं? अंडरस्टूड? बोलो अंडरस्टूड और नॉट? सेक्शन 141(3)(d), सेक्शन 141(3)(d, चलिए डी डी डी, सेक्शन 141(3)(d, पेज खत्म हो गया। ठीक है,
सेक्शन 141(3)(d अब लिखेंगे, अपने बढ़िया से लिखेंगे। चलिए 141(3)(d, सेक्शन 141(3) का डी। A person is disqualified if he, दीपक अग्रवाल खुद या फिर his relative दिव्या अग्रवाल या फिर his relative और his partner क्या करते हैं? नंबर 1 क्या करते हैं यार, क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो, क्या करते हैं? फर्स्ट कंडीशन क्या था? क्या था फर्स्ट कंडीशन? 141(3)(d) का 1 क्या था? होल्ड्स। क्या होल्ड करते हैं? शेयर्स इन द कंपनी, या फिर उसका बाप, कंपनी का बाप कौन है? होल्डिंग फादर और इट्स होल्डिंग, या फिर बेटा और इट्स सब्सिडरी, कंपनी का होल्डिंग या फिर उसका सब्सिडरी, या फिर उसकी बहन और इट्स एसोसिएट, या फिर उसका फेलो सब्सिडरी और इट्स फेलो सब्सिडरी। फेलो सब्सिडरी का मतलब पता है आप लोग को? फेलो सब्सिडरी मतलब जो होल्डिंग कंपनी है ना, रिलायंस रिटेल का फेलो सब्सिडरी कौन हो गया? रिलायंस रिटेल का फेलो सब्सिडरी कौन हो गया? जियो। जियो इज फेलो सब्सिडरी ऑफ रिलायंस रिटेल, मतलब दोनों जन का बाप एक ही है, समझ गए? ठीक है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। ठीक है, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग। नंबर 2, indebted for an amount exceeding ₹5 lakh। अरे एक्सीडिंग बोल रहा है तो 5 लाख 1 रुपया होगा तो ही होगा। हाँ, 5 लाख 1 रुपया होगा तो ही होगा। इन वही कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, फेलो सब्सिडरी। ठीक है, नंबर 2। नंबर 3, गारंटी दे रहे हैं आप, गिवन गारंटी। अरे भैया आप बहुत दातार बन गए, मुन्नू ने चुन्नू को गारंटी, गिवन गारंटी और सिक्योरिटी, गिवन गारंटी और सिक्योरिटी टू कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, फेलो सब्सिडरी ऑफ एनी थर्ड पार्टी फॉर एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख। यहाँ पे 1 लाख है और वहां पे आपका 5 लाख है, और यहाँ पे आपका कोई लिमिट नहीं है। अगर आप शेयर्स होल्ड करते हो तो आपको भैया नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे यार एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिए साइड में, एग्जाम्पल CACS दीपक अग्रवाल, CA दिव्या अग्रवाल एंड रिलायंस ऑडिट, रिलायंस रिटेल ऑडिट। एग्जाम्पल है ना बढ़िया वाला ये। और यहां पे दे दीजिए चुन्नू मुन्नू एग्जाम्पल, चुन्नू मुन्नू एग्जाम्पल। बस आपको याद दिलाने के लिए कि हाँ ऐसे पढ़ाया गया था। क्या ना एग्जाम टाइम में आपको फटाफट रिवीजन करना होगा ना, तो ये सब एग्जाम्पल से आपको याद आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रोविजो है। प्रोविजो मतलब आपका वही, अरे बताया था ना, अरे दिव्या अग्रवाल, अगर मान लीजिए मैं रिलायंस का, मैं तो नहीं होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो पता नहीं है दिव्या अग्रवाल होल्ड कर रही है कि नहीं, अरे रिलेटिव होल्ड कर रहा है कि नहीं, मेरे को कैसे पता होगा? मैंने तो ऑडिट बोल दिया, अरे यार मेरे को मिल गया, ऑडिट मिल गया, ऑडिट मिल गया, साइन करके आ गया। फिर उसके बाद क्या होगा? घर आती पता चला यार दिव्या अग्रवाल इज होल्डिंग शेयर्स ऑफ मोर देन ₹1 लाख इन रिलायंस। तो क्या करना? मेरे को करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। 60 दिन के अंदर अंदर में उसका शेयर्स कम कराना पड़ेगा। 1 लाख से कम पूरा मत बेचो, 1 लाख से ऊपर का बेच दो, 1 लाख से नीचे का रख लो। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट relative
रिलेटिव may hold shares in the company. Relative may hold shares in the company of face value not exceeding rupees 1000 or any other amount as may be prescribed. Currently रुपीज 1 लाख। अभी 1 लाख रुपया का लिमिट है। फेस वैल्यू आपका अगर 1 लाख से ऊपर होगा तो आप ऑडिट नहीं कर सकते। इफ रिलेटिव, अगर आपका रिलेटिव इज होल्डिंग फेस वैल्यू से ऊपर 1 लाख का शेयर अगर होल्ड कर रहा है तो करेक्टिव एक्शन मस्ट बी टेकन विद इन 60 days। देन करेक्टिव एक्शन must be taken within 60 days। सिक्सटी डेज के अंदर में आपको करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। 60 डेज के अंदर में आपको शेयर्स कम करवाना पड़ेगा। 60 डेज के अंदर में आपको शेयर्स को कम कराना पड़ेगा। समझ में आया? तो देख लीजिए एकदम बढ़िया से। एकदम बढ़िया से देख लीजिए। बोलिए समझ में आ रहा है ना? गजब का लेक्चर हो रहा है, गजब का। एकदम डीप में जाके पढ़ा रहे हैं, एकदम डीप में। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर किस में आता है? 141(3), 141(1) और 2 किसके बारे में बात करता है? क्वालिफिकेशन के बारे में। 141(1) किसके बारे में बात करता है? पर्सन। 141(1) पर्सन या फिर फर्म। और 141(3) बोलता है कि कौन खाली साइन कर सकता है? पार्टनर जो कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ठीक है, जो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और ही मस्ट एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म ओनली इफ इज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। 141(3) बोलता है आपका डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, जिसमें आपका ABCD अपने पढ़ चुके, ABCD पढ़ चुके। ए बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। 141, फिर उसके बाद 141(3), 4 डी क्या है? डी क्या बोलता है? शेयर्स के बारे में। 1 वाला। फिर उसके बाद नंबर 2 आपका क्या बोलता है? डेट के बारे में। नंबर 3 क्या बोलता है? गारंटी के बारे में, गारंटी या सिक्योरिटी के बारे में। अब आ जाते हैं ई। अब ई में आ जाते हैं। ई को भी है ना समझना पड़ेगा। ई और एफ का है ना समझना पड़ेगा। तो समझाने के लिए चलते हैं अपने वही वाला रफ वर्क में। चलिए ई। अब क्या है ना, मान लीजिए मैं रिलायंस रिटेल का ऑडिट करना चाहता हूं। लेकिन क्या ना, रिलायंस रिटेल क्या काम करता है? रिलायंस रिटेल मोबाइल फोन्स ये सब बेचता है ना, मोबाइल फोन्स। आपके बाद फिर उसके बाद रिलायंस मोबाइल फोन बेचता है, कंप्यूटर बेचता है, फिर उसके बाद आपका फ्रिज, टीवी, एसी ये सब बेचता है ना। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ ना, रिलायंस को मैं सप्लाई करता हूँ ये सारा चीज। रिलायंस रिटेल को मैं सप्लाई करता हूँ कहाँ पे? कोलकाता में। मेरा ये साइड बिजनेस है। कर सकता है ना एक आदमी यार साइड बिजनेस। अरे मैं सीईओ हूं तो क्या मैं ये सब बिजनेस नहीं कर सकता? ऑब्वियसली आई कैन डू माई ओन वॉट एवर आई वॉन्ट। ठीक है, फ्रीडम टू डू एनीथिंग ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए सीए ये वाला काम कर रहा है, अब साथ ही साथ मैं ऑडिट का भी काम कर रहा हूं ना। मैं मान लीजिए अब गया ऑडिट करने के लिए रिलायंस का ऑडिट करने के लिए गया, तो रिलायंस क्या बोलेगा कि यार आप मेरे तो यार बिजनेस रिलेशन भी है आपका हमारे से, आपका हमारा से बिजनेस रिलेशन भी है। तो बिजनेस रिलेशन मान लीजिए है ना, बिजनेस रिलेशन है ना मेरा रिलायंस से, तो मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि क्या चीज का बिजनेस रिलेशन है? मैंने आपको सप्लाई किया है, मैं आपका वेंडर हूं, तो मैं आपसे नहीं कर सकता काम। मैं आपसे रिलायंस रिटेल में आपसे भैया ऑडिट नहीं करा सकता, क्योंकि आप मेरे वेंडर हो। क्यों? क्योंकि 141(3) में आप डिस्क्वालीफाई हो गए हो। आप क्योंकि मेरे से डिस्क्वालीफाई होकर, आपका और मेरा बिजनेस रिलेशन है। अब मान लीजिए ना मैं एक सीए हूं, मैंने क्या किया, रिलायंस से एक टीवी खरीदा है।
मैं सीए दीपक अग्रवाल हूं, मैं रिलायंस को कुछ सप्लाई नहीं करता हूं, मैं रिलायंस को कुछ सप्लाई नहीं करता हूं। अब मैं यार, मैं एक आम आदमी हूं, मैं टीवी नहीं खरीद सकता यार, मेरे भी घर में टीवी चाहिए, मेरे को भी तो टीवी चाहिए। तो मैं घर में टीवी मान लीजिए देखने के लिए एक टीवी खरीदा मैंने रिलायंस से। मैंने रिलायंस से क्या किया, एक टीवी खरीदा। मैंने रिलायंस से एक टीवी खरीदा। अब टीवी खरीद लिया मैंने, कितना रुपए का, लाख रुपए का टीवी खरीद लिया। अच्छा टीवी लगाए, लाख रुपए का टीवी खरीद लिया, 1 लाख रुपीज का मैंने टीवी खरीद लिया। अब क्या किया ना, मैं रिलायंस में बोला जाओ, आई एम डिस्क्वालिफाइड, मैं तुम्हारा ऑडिट ही नहीं करूंगा। अरे हमको देना ही नहीं है, अरे मैं करूंगा ही नहीं तुम्हारा ऑडिट, आई एम डिस्क्वालिफाइड। जाके मैं दुकान में चिल्लाने लगा डिस्क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड डिस्क्वालिफाइड, बिजनेस रिलेशन बिजनेस रिलेशन। तो नहीं होगा, नहीं होगा भैया, ये कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता है, बिजनेस रिलेशन होना चाहिए। मतलब या बिजनेस रिलेशन तो फिर यार सुबह सुबह उठ गए आप, मान लीजिए आपने कोलगेट खरीद लिया, तो आप कोलगेट से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे ऑडिट करने से? ऐसे तो कुछ भी नहीं कर सकता आदमी, सारा ही बिजनेस रिलेशन हो जाएगा। नहीं, बिजनेस रिलेशन आपका कस्टमर के, आपने कस्टमर बन के उससे कुछ सामान खरीदा एट आर्म्स रेंट प्राइस, छोटा मोटा सामान खरीद लिया, चल सकता है। बिजनेस नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, वो सामान खरीद के आप बेच नहीं रहे हो, आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। अब मान लीजिए मैं उनसे सामान खरीदा, बोला यार 10 लाख टीवी, 10 लाख रुपए का टीवी पैक कर दे, 10 लाख रुपए का टीवी पैक कर दे, फिर चिल्लाने लगे डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड। तो वो भी बोलेगा हाँ डिस्क्वालीफाइड डिस्क्वालीफाइड, जाओ। अरे यार ऐसे क्या, हम तो मजाक कर रहे थे, डिस्क्वालीफाइड नहीं भैया, अब डिस्क्वालीफाई हो आप। अब बिजनेस रिलेशन है, क्योंकि अब क्या कर रहे हो आप, बिजनेस कर रहे हो ना मेरे संग, आप अपना सामान खरीद के सामान बेच रहे हो। अब फिर यार रिलायंस बोलेगा एक काम करो, गजब का रूल समझाया, गजब का रूल समझाया तुम, ले तेरे को यार बोलते हैं रिलायंस रिटेल। तुम सीए है ना, तेरा बिजनेस क्या है, तुम सीए, तेरा बिजनेस सीए का फर्म है ना, सीए का फर्म है, हाँ सर सीए का फर्म है। ले बोला सीए फर्म है ना तेरा बिजनेस, तुम मेरे से काम मांग रहा है, तुम सीए है ना मेरा, तुम भी बिजनेस कर रहा है मेरे संग, जा तुम डिस्क्वालीफाई, तेरे को बिजनेस करने से हम डिस्क्वालीफाई करते हैं। अरे भैया बिजनेस रिलेशन मतलब आप कोई और बिजनेस, अरे मेरा काम ही सीए है तो मैं ऑडिट आपका कर सकता हूं ना, मतलब उसको बिजनेस, वो बिजनेस चलेगा भैया। आप वो बिजनेस के अलावा और कोई बिजनेस करोगे तो नहीं चलेगा, वो बिजनेस के अलावा अगर आप कोई और बिजनेस करोगे तो नहीं चलेगा। समझ गए, समझ में आया डी का नंबर 1, सॉरी ई नंबर समझ में आया, अंडरस्टूड, ई समझ में आया। बिजनेस रिलेशन है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे, लेकिन बिजनेस रिलेशन में भी आपका एग्जेम्पशन है। कौन सा एग्जेम्पशन, अगर आप सीए का ही बिजनेस कर रहे हो उसके संग, मतलब अगर आप उसके सीए का, अगर उसके सीए का काम कर रहे हो, ये आपका बिजनेस है ना, इट इज अ बिजनेस ना, इट इज योर बिजनेस, बट यू आर एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल ना, यू आर एक्टिंग एज अ प्रोफेशनल, तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट एट एनी टाइम यू वांट। अगर आप कस्टमर हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो फिर नहीं कर सकते हो। अगर आप कस्टमर हो तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है, अगर आप कस्टमर हो तो फिर आप कर सकते हो, ठीक है। अब एफ, एफ में क्या बोला है ना, एफ में क्या बोला है, मान लीजिए सीए दीपक अग्रवाल, सीए दीपक अग्रवाल का फर्म है दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। सीए दीपक अग्रवाल का फर्म है दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स। अब दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, सीए दीपक अग्रवाल की रिलेटिव है सीए सीएस दिव्या अग्रवाल, आई एम ऑल्सो सीए सीएस बाय द वे, सीए सीएस दिव्या अग्रवाल। अब सीए सीएस दिव्या अग्रवाल, बिकॉज आई एम डूइंग ऑडिट ना इधर, तो आई एम यूजिंग द टर्म सीए ओनली, बिकॉज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में हम पढ़ाएंगे। सीए सीएस दिव्या अग्रवाल इस क्या है, सीए सीएस दिव्या अग्रवाल केएमपी है, की मैनेजरियल पर्सन है, किसकी, रिलायंस रिटेल की। तभी भी मैं दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स आपका ऑडिट नहीं कर पाऊंगा रिलायंस रिटेल का। दिव्या अग्रवाल को 5 करोड़ का सैलरी मिलता है, बोलेगी भाग तुम अपना ऑडिट लेके जा इधर से, हम 5 करोड़ रुपए सैलरी करते हैं, अपना सैलरी छोड़ दे, जॉब छोड़ दे, जाओ तो इधर से भागो, तो दूसरा फर्म ढूंढो, दूसरा कंपनी ढूंढो। हम बोलेंगे ठीक है थैंक यू, 5 करोड़ सैलरी मिलता है, हमको नहीं पता था ना, ठीक है थैंक यू। या फिर क्या करेगी ना, सीएस दिव्या अग्रवाल क्या है ना, डायरेक्टर है, किसकी, रिलायंस रिटेल की, और रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर हम बोलेंगे दिव्या अग्रवाल सुनना सुनना, सारा सारा ऑडिट इधर दे दे, सारा सारा ऑडिट इधर दे दे, स्टैट्यूटरी ऑडिट सारा कंपनी का दे दे, अपना रिलायंस का। हो सकता है ये चीज, नहीं ना, तो डायरेक्टर और की मैनेजर पर्सन के पास तो सारा चीज होता है ना, फिर क्या होगा, एक ही आदमी ऑडिट करेगा सबका, तो इसमें 2 रैशनल समझा, एक तो इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगा, और एक नंबर 2 सारा ही ऑडिट उसके पास जाएगा, ठीक है। फिर जी,
जी में क्या है, जी में क्या है, एक पर्सन है ना, अ पर्सन कैन कंडक्ट ऑडिट ऑफ मैक्स 20 कंपनीज। आप खाली 20 ऑडिट कर सकते हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट है ना, आप खाली 20 कर सकते हो, इसका कोई लिमिट है, इसका एग्जेम्पशन है, वो मैं आपको अच्छा से समझाऊंगा बाद में। आप मतलब कि खाली 20 ऑडिट कर सकते हो, एक साल में आप खाली 20 ऑडिट कर सकते हो। इसका क्या मतलब होगा, मान लीजिए आपका इतना अच्छा नेटवर्क बन गया, आपका काम इतना अच्छा है, आप 200 ऑडिट कर रहे हो एक बार, और बाकी सारा सीए लोग सीए इन प्रैक्टिस बन के आ रहा है, वो लोग कुछ नहीं कर रहा है, तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए लिमिट बांध दिया कि आप 20 ऑडिट से ज्यादा नहीं कर सकते। 21st ऑडिट है, यू आर डिस्क्वालीफाइड। 20 ऑडिट्स आप कर सकते हो, 20 ऑडिट्स आप कर सकते हो, ठीक है। इसका सर्टेन एग्जाम्पशन भी है, वो अपने आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले लिख लेते हैं ई और एफ लिख लेते हैं, ठीक है। ई और एफ और जी लिख लेते हैं, ठीक है। ई और एफ और जी लिख देते हैं। चलिए, ई समझ में आया ये पॉइंट। ई नंबर पॉइंट क्या होगा, बिजनेस रिलेशन है, अ पर्सन और फर्म इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम if it has direct or indirect business relationship, direct or indirect relationship, business relationship with company, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी और फेलो सब्सिडरी, ठीक है। किसी से भी होगा बिजनेस रिलेशनशिप, बाप भाई बेटा बहन किसी से भी होगा, सबका बदला लेगा ये फैसल। बाप भाई बेटा बहन, बाप भाई बेटा बहन किसी से भी भैया, बच्चा किसी से भी होगा तो भी भैया बिजनेस रिलेशनशिप है, नहीं चलेगा। लेकिन इसका एग्जेम्पशन है, सीए फर्म प्रोफेशनली कुछ अपना सीए का काम कर रहा है, सीए का काम कर रहा है, या फिर आप कस्टमर बन के कुछ सामान कर रहे हो, कस्टमर परचेजिंग सम प्रोडक्ट डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस रिलेशन, ठीक है। दीज टू टर्म्स डज नॉट अमाउंट टू बिजनेस रिलेशनशिप। सीए, अगर सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट इज डूइंग सर्टेन वर्क प्रोफेशनली, प्रोफेशनली आप कनेक्टेड हो उस कंपनी से, तो इसका ये मतलब नहीं रहेगा कि आपका बिजनेस रिलेशन है, ठीक है। और सिमिलरली अगर आपने कुछ सामान खरीदा है, मान लीजिए आपने 10 लाख का ही सामान कर लिया, आपने मेक माई ट्रिप से 10 लाख रुपए का बुकिंग कर लिया है, हॉलीडे बुक कर लिया है, तो क्या आप मेक माई ट्रिप को ऑडिट नहीं कर सकते? आप कर सकते हो, बिकॉज यू आर द कस्टमर ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो आप ऑडिट कर सकते हो, कोई बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है। अब नंबर एफ, a person is disqualified, a person is disqualified if his relative is a director or in employment as a KMP, की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। वही दिव्या अग्रवाल डायरेक्टर है कंपनी में, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना ऑडिट। सीएस दिव्या अग्रवाल इज ऑडिटर, इज अ डायरेक्टर ऑफ द रिलायंस रिटेल कंपनी, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। या फिर रिलायंस रिटेल की डायरेक्टर नहीं, या फिर रिलायंस रिटेल की मैनेजरियल पर्सन है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा ना भैया। मैं बोल दूंगा ठीक है यार, आप 5 करोड़ का नौकरी देखो अपना, हम कोई और जगह जाते हैं अपना झोला लेके, कर सकते हैं ना ऐसे। एच,
अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड, यहां पे सीलिंग लिमिट का बात हो रहा है, यहां पे सीलिंग लिमिट का बात हो रहा है, टू कंडक्ट मोर देन 20 ऑडिट्स, कोई भी 20 ऑडिट से ज्यादा नहीं कर सकता इन अ ईयर, 20 ऑडिट से ज्यादा आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब यहां पे क्या है ना ये जो सीलिंग लिमिट है ना, अपने यहां पे डिस्कस करेंगे। कि सीलिंग लिमिट में भी आपका क्या है ना, एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। सीलिंग लिमिट में भी आपका एग्जेम्पशन मिलता है, ठीक है। सीलिंग लिमिट फॉर, सीलिंग लिमिट क्या है, फॉर नंबर ऑफ ऑडिट्स इज कितना है, 20 पर पार्टनर। मान लीजिए आपका पार्टनरशिप फर्म है, आपका पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, आपका पार्टनरशिप फर्म है, आप मान लीजिए सीलिंग लिमिट, दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स है, दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स है, दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, उसमें अविनाश अग्रवाल है और दीपक अग्रवाल है, तो ये 20 कर सकता है और ये भी 20 कर सकता है। डेट मीन्स इस टोटल फर्म का कितना, 40 ऑडिट का लिमिट हो गया। पर पार्टनर ये लिमिट है, दिस लिमिट इज पर पार्टनर, ठीक है, पर पार्टनर। अब मान लीजिए ये अविनाश अग्रवाल है ना, ये फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, मैं इसको क्या बोल दिया यार, ठीक है तुम एक काम करो, तुम रिलायंस में काम करता है, तुम केपीएमजी में काम करता है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, तुम यहाँ पे मेरा फर्म का खाली पार्टनर बन जा, तेरा नाम हम यूज करेंगे, अविनाश अग्रवाल केपीएमजी से आया है, ठीक है, हम तेरा नाम खाली यूज करेंगे, दिखाएंगे तेरे को केपीएमजी में तुम काम करता है, ठीक है। अब फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में तो इसका लिमिट 0 हो जाएगा। अब पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, उसका लिमिट 0 हो जाएगा। अब मान लो दीपक अग्रवाल है ना, वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, दीपक अग्रवाल एक और फर्म का पार्टनर है, ठीक है, एक और अग्रवाल एंड एसोसिएट्स का पार्टनर है, वहां पे भी दीपक अग्रवाल पार्टनर है, और वहां पे वो क्या किया ना, 15 ऑडिट कर रखा है, तो यहाँ पे फिर उसको 5 ही ऑडिट मिलेगा। डेट मीन्स अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, सॉरी पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉयमेंट अगर पार्टनर इन डिफरेंट फर्म, तो फिर क्या करेगा, पर पार्टनर देखा जाएगा, मतलब वहां का भी लिमिट देखा जाएगा, मतलब टोटल में आप 20 नहीं कर सकते हो पार्टनर, तो दीपक अग्रवाल यहाँ पे 5 कर पाएगा और यहाँ पे, तो इस फर्म का टोटल लिमिट कितना बन जाएगा, 5, मतलब ये 5 ऑडिट खाली कर सकेगा। बिकॉज क्या, दीपक अग्रवाल ऑलरेडी 15 ऑडिट कर रहा है अग्रवाल एंड एसोसिएट्स में, यहाँ पे दीपक अग्रवाल एंड एसोसिएट्स में खाली 5 ऑडिट कर पाएगा, अग्रवाल एंड एसोसिएट्स में 15 ऑडिट कर पाएगा। अब मान लो अविनाश अग्रवाल है ना, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में है, बोलिए अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में तब क्या लिमिट लगेगा, बोलिए कम ऑन, पार्ट टाइम अगर एम्प्लॉयमेंट में है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट मतलब पार्ट टाइम काम कर रहा है, फ्रीलांसर की तरह काम कर रहा है, फ्रीलांसर होता है ना, मतलब फ्रीलांसर मतलब जॉब में भी है और फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, दोनों चीज कर रहा है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट का क्या है रूल, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में कितना ऑडिट कर सकता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में कितना ऑडिट कर सकता है, बताइए, कम ऑन टेल, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में कितना ऑडिट कर सकता है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी आप 20 ऑडिट कर सकते हो, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट में भी आप 20 कर सकते हो, खाली फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट का बात हो रहा है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में आपको और नंबर ऑफ ऑडिट 0 हो जाएगा, लेकिन अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है तो आपको 20 मिलेगा, तो डेट मीन्स आपको 25 मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए ए बी सी एंड कंपनी है, उसमें ए है, बी है और सी है, ए है, ए है, ए है, बी है और सी है, ठीक है, तीनों उसका पार्टनर है। ए क्या है, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है, और ये क्या है, अदर फर्म में भी पार्टनर है, अदर फर्म में भी पार्टनर है। फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट को तो 0 मिलेगा, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को 20 मिलेगा। अब ये जहां अदर फर्म पार्टनर है ना, जहां अदर फर्म में वो पार्टनर है, वहां पे क्या कर रखा है, सी कोई अदर फर्म में 12 ऑडिट ले रखा है, तो यहाँ पे उसको 8 ही ऑडिट मिलेगा, तो टोटल इक्वल्स टू 28 होगा यहाँ पे। टोटल इस फर्म को एबीसी को आपको 28 ऑडिट्स कर पाएगा, पर पार्टनर लिमिट देखा जाएगा, और पर पार्टनर में ये कंडीशन भी देखना पड़ेगा, ठीक है, ये कंडीशन भी आपको पर पार्टनर में देखना पड़ेगा। समझ में आया,
लेकिन क्या है ना, आप एक ये भी चीज देखिए, जो ये सारा ऑडिट है ना, कुछ कुछ ऑडिट है जो कि आपका एग्जेम्प्टेड है, कुछ कुछ ऑडिट आपका एग्जेम्प्टेड है। कौन कौन सा ऑडिट? आप ब्रांच ऑडिट कर सकते हो कितना भी अगर आप चाहे। ब्रांच ऑडिट में कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट्स। मतलब आपको जितना भी ऑडिट करना है, कोई कंपनी का ब्रांच ऑडिट करना है आपको, कुछ भी ऑडिट कर सकते हो। टैक्स ऑडिट, टैक्स ऑडिट में भी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन क्या है, आईसीआई ने क्या किया ना, आईसीआई ने ये लिमिट को बढ़ा के 60 पे कर दिया है कि 60 ऑडिट कर सकते हैं आप पर ईयर, पर पार्टनर आप 60 ऑडिट कर सकते हैं टैक्स ऑडिट एज पर आईसीआई नोटिफिकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट पे भी कोई लिमिट नहीं है। इंटरनल ऑडिट अपना है चैप्टर में कवर, अपने आगे जाके पढ़ेंगे अंडर सेक्शन 139। ओपीसी, ओपीसी आप 1% कंपनी कितना भी ऑडिट कर सकते हो। स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी का भी ऑडिट कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का भी आप ऑडिट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी, अरे प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी का भी कितना भी ऑडिट कर सकते हैं? नहीं, प्राइवेट कंपनी का भी है हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, लेस देन आपका 100 करोड़, लेस देन 100 करोड़। 100 करोड़ पेड अप शेयर कैपिटल का बात हो रहा है। ऑथराइज कैपिटल के बाद आता है पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल अगर 100 करोड़ से कम है, आप कितना भी प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, कोई उसमें लिमिट नहीं है। तो सारा ही कंपनी आ गया, जी हाँ सारा कंपनी आ गया, सारे कंपनी आ गया, मोस्टली सारा कंपनी, छोटा छोटा कंपनीज तो आ ही गया। ठीक है, लेकिन इसमें पब्लिक कंपनीज और ये सब नहीं आया, पब्लिक कंपनी नहीं आया, बड़ा बड़ा कंपनी बैंकिंग कंपनीज एंड ऑल ये सब तो नहीं आया ना। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको। ठीक है, सीलिंग लिमिट क्या है? 20 पर पार्टनर है, इज 20 पर पार्टनर हु इज नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 20 पर पार्टनर है हु इज नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, नॉट इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो। ये जो लिमिट है आपका 20 पर पार्टनर है, 20 पर पार्टनर है। एग्जाम्पल दे दीजिए, जो एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल ए बी सी आर पार्टनर्स ऑफ सीए फर्म। ठीक है, आर पार्टनर ऑफ सीए फर्म, जिसमें ए बी एंड सी, ए है, बी है और सी है। ए फुल टाइम में है, बी पार्ट टाइम में है। ठीक है, सी इज ऑल्सो पार्टनर इन अनदर फर्म वेयर ही हैज 12 ऑडिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है 0 होगा, यहाँ पे बी में क्या है 20 होगा बिकॉज ये पार्ट टाइम है, और सी में होगा 8, डेट मीन्स 20 माइनस 12 8। तो टोटल फर्म को कितना मिलेगा? 28 ऑडिट्स मिलेगा। ठीक है, 28 ऑडिट्स पर ईयर, ईयरली लिमिट है। हाँ, अब लिखिए यहाँ पे फॉलोइंग ऑडिट्स, फॉलोइंग ऑडिट्स आर नॉट following audits are not counted in the ceiling limit. कौन कौन सा ऑडिट आपका काउंट नहीं होता है सीलिंग लिमिट्स में? बताइए, अभी आपको बताया था मैंने, कौन कौन सा ऑडिट नहीं काउंट होता है? बताइए, जल्दी बताइए यार, चैट बॉक्स में बताइए, कम ऑन। 6-7 टाइप का ऑडिट बताया था मैंने। छह सात टाइप का ऑडिट बताया था। कौन कौन सा ऑडिट है जो कवर्ड है? बताइए कौन कौन सा ऑडिट है जो आप कर सकते हैं जिसमें कोई लिमिट नहीं है? 20 से भी ज्यादा होगा तो भी आप डिस्क्वालीफाई नहीं होगे। ब्रांच ऑडिट, अगर आप ब्रांच ऑडिट कर रहे हो, ब्रांच ऑडिट कर रहे हो, कितना भी कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है उसमें। टैक्स ऑडिट,
बट एज पर आईसीआई लिमिट इज 60 पर पार्टनर। ठीक है, टैक्स ऑडिट का लिमिट है पर पार्टनर 60। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट भी आप कर सकते हो। ठीक है, ओपीसी का ऑडिट कर सकते हो, स्मॉल कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, डोरमेंट कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, डोरमेंट कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 CR। ठीक है, समझ में आया? ये सीलिंग लिमिट है आपका। सीलिंग लिमिट समझ में आया? देख लीजिए, ई एफ और जी, एच लिख दिया था क्या इधर? ई एफ और जी समझ में आया? जी में क्या सीलिंग लिमिट का बात हो रहा है। टैक्स ऑडिट कर सकते हो, डोरमेंट कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी का ऑडिट कर सकते हो, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन ₹100 करोड़। और किसका ऑडिट कर सकते हो? ब्रांच ऑडिट कर सकते हो, स्मॉल कंपनी का ओपीसी का ऑडिट कर सकते हो, डोरमेंट कंपनी का ऑडिट कर सकते हो। डोरमेंट कंपनी का भी ऑडिट होता है, डोरमेंट कंपनी का भी आप ऑडिट कर सकते हो। ठीक है, सीलिंग लिमिट क्या होता है? पर पार्टनर होता है, पर पार्टनर सीलिंग लिमिट देखा जाता है। और फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में अगर होता है तब फिर आप तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, हैविंग who is not in full time employment, who is not in full time employment, not in full time employment देखा जा रहा है, not in full time employment, the partner should not be in full time employment, that is 20 per partner and partner should not be in full time employment। देख लीजिए एक बार फटाफट लिख लीजिए, आप डन बोलेंगे तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप डन बोलेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब 2 पॉइंट और बच गया, एच और आई 2 पॉइंट और बच गया। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई टोटल 9 पॉइंट है। ठीक है, तो एच और आई आपका 2 पॉइंट और बच गया, वो अब अपने करेंगे। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट और बच गया, वो अब अपने करेंगे। सीलिंग लिमिट्स वाला पकड़ लिया। अब एच और आई 2 पॉइंट, खाली 2 पॉइंट और फिर अपने खत्म हो जाएगा आज का सेशन। इस चैप्टर में खाली यही सबसे मेन है, डिस्क्वालिफिकेशन। अरे डिस्क्वालिफिकेशन पूरा समझने के लिए यार ये सब चीज समझना पड़ेगा, नहीं तो कैसे होगा। पूरा अच्छा से कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के पढ़ाना पड़ेगा ना, तभी तो डिस्क्वालिफिकेशन समझ में आएगा। नंबर एच और नंबर आई, खाली अब ये 2 ही पॉइंट बच गया। ठीक है, एच और आई, खाली ये 2 पॉइंट बच गया अब आपके पास। अब क्या ना, एच में क्या बोला है? अगर मान लीजिए आप कन्विक्टेड हो, अगर आप मान लीजिए कोई फ्रॉड कंडक्ट की हो और आपको इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर आपने कोई फ्रॉड किया और आपको इम्प्रिजनमेंट कर दिया तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। अगर इम्प्रिजनमेंट इम्प्रिजनमेंट कर दिया तो फिर आप 10 साल तक आप डिस्क्वालीफाइड हो। 10 साल तक डिस्क्वालीफाइड हो फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन, जब आपसे कन्विक्ट हुए हो, जब आप कन्विक्ट हुए हो। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन। ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ द कन्विक्शन। डिस्क्वालिफिकेशन आपका, अगर आपने कोई क्राइम कंडक्ट किया है, क्राइम मतलब कौन सा? फ्रॉड।
आपने कोई फ्रॉड कंडक्ट किया है तो ये सेक्शन बोल रहा है। अगर कोई क्राइम वाइम कंडक्ट किया है तो उसके लिए कोई और सेक्शन, ये फ्रॉड के लिए बात कर रहा है। आपने कोई फ्रॉड कंडक्ट किया है, इन्वॉल्विंग फ्रॉड, एंड आप इनप्रिजनमेंट अगर आपका हो गया है इनप्रिजनमेंट, तो फिर आपको 10 साल तक आप कोई भी ऑडिट नहीं कर सकते। 10 साल तक के लिए आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड कंडक्ट किया जिसमें आपको 1 साल का सजा मिला, 1 साल तक के लिए आप प्रिजन में चले गए, तो फिर आपको 10 साल तक कोई भी आप ऑडिट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके ऊपर दाग लग गया। मान लीजिए आपने कोई फ्रॉड किया, आपको 15 साल का सजा हो गया, तो आप जब जेल से छूटोगे तब आप ऑडिट कर पाओगे, तुरंत जेल में से छूटने के बाद ही। अगर मान लीजिए 12 साल का सजा मिला तो भी, मान लीजिए 8 साल का सजा मिला तो 2 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, फिर आप ऑडिट कर पाओगे। समझ में आया? लेकिन मान लीजिए कोई और आपने कोई और आपने क्राइम किया है, मान लीजिए कोई और क्राइम किया आपने, आपने क्राइम क्या किया, डोमेस्टिक वायलेंस कर लिया आपने, डोमेस्टिक वायलेंस कर लिया, और आपने क्या किया, आपकी वाइफ ने आपको जेल भेज दिया, जेल्ड। अब आप 1 साल बाद छूटे हो, बोलिए अब आप कर पाओगे ऑडिट? 1 साल के बाद आप छूटे हो, आप कर पाओगे ऑडिट? नहीं। आफ्टर 1 ईयर, ऐसा कौन कौन बोल रहा है नहीं? आफ्टर 1 ईयर जब आप जेल से छूटोगे तब आप ऑडिट कर पाओगे, बिकॉज यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रॉड नहीं हुआ हुआ है, यहाँ पे कोई और तरीका है, सिविल क्राइम है, आपने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, तो यहाँ पे इस सेक्शन में ऑडिट के बारे में बोल रहा है, तो आप ऑडिट तो कर पाओगे, आप ऑडिट कर पाओगे। 10 साल का कूलिंग पीरियड आपके ऊपर नहीं लगेगा, जैसे ही आप जेल से निकलोगे आप ऑडिट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे खाली फ्रॉड से रिलेटेड क्राइम के बारे में बात हुआ हुआ है। ठीक है, फ्रॉड से रिलेटेड क्राइम के बारे में बात हुआ हुआ है। ठीक है, तो चलिए लिख लीजिए, अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड a person is disqualified for 10 years. A person is disqualified for 10 years from the date of conviction. समझ गए? फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन का मतलब जिस दिन से आपके ऊपर कन्विक्शन हुआ है, मतलब जिस दिन सजा सुनाया दिया है उस दिन से आप जेल चले गए। अब जेल चलने के बाद क्या हो गया, आप 2 साल के लिए छूटते हो, फिर उसके बाद मान लीजिए पेरोल पे जैसे संजय दत्त है, संजू बाबा है, संजू बाबा क्या करते हैं, जेल में हुआ फिर छूट गए, फिर चले गए, फिर छूट गए, फिर चले गए, मतलब बेल में आते रहते बाहर। तो इसमें फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन देखा जाएगा, आप बेल में बाहर हो उससे कोई मतलब नहीं है, कन्विक्शन का डेट से आपको 10 साल देखा जाएगा। अब मान लीजिए कन्विक्शन का डेट से आप 15 साल तक जेल में हो, तो आप उसके बाद ही चालू कर दो। जेल से छूटने के बाद 10 साल नहीं बोला हुआ है, जेल कन्विक्शन से, जब से आपको सजा मिला है तब से। ठीक है, कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन, from the date of conviction the time will be calculated. ठीक है, from the date of conviction of an offense, from the date of conviction of an offense hands are sweaty, that's why आपका ये pen is, the ink is flowing like this. From the date of conviction of an offense, from the date of conviction of an offense involving fraud and imprisonment. ठीक है, मतलब फ्रॉड भी होना चाहिए, कन्विक्शन हो जाए, पेनल्टी लग के छूट गया तो नहीं होगा, इम्प्रिजनमेंट भी होना चाहिए, दोनों चीज होना चाहिए। पेनल्टी लग के अगर छूट जाएगा तो भी नहीं होगा। अ पर्सन इज डिस्क्वालिफाइड if he has rendered any services under section 144 to the
कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी। ठीक है। अंडर सेक्शन 140, अंडर सेक्शन 144 कौन सा है? अंडर सेक्शन 144 में क्या क्या चीज बोला हुआ है? अंडर सेक्शन 144 में बोला हुआ है कि क्या क्या चीज आप अगर मान लीजिए करते हो, कौन कौन सा चीज आप करते हो जो कि आप डिस्क्वालीफाई हो। अगर कौन कौन सा चीज आप करते हो कि अगर आपने कोई सर्विसेज ऐसा रेंडर किया है कोई कंपनी को, तो फिर आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आपने कुछ ऐसा सर्विसेज रेंडर किया है तो फिर आप ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है। आपने कोई भी ऐसा काम किया, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट और फेलो सब्सिडरी। ठीक है। आपने अगर कोई भी ऐसा काम, ये सारा कंपनी को कुछ ऐसा सर्विसेज दिया है जो कि सेक्शन 144 में आपका मेंशन्ड है। सेक्शन 144 में क्या क्या सर्विसेज मेंशन्ड है? सेक्शन 144 में क्या क्या सर्विसेज मेंशन्ड है? तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या क्या सर्विसेज है। सबसे पहले अगर आपने अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दिया है, कोई मतलब आपने कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद बनाया है, तो फिर आप ऑब्वियसली आप ऑडिट नहीं कर पाओगे ना। आपने कंपनी का अकाउंट्स खुद बनाए हैं, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज अगर आपने कंपनी को दिया है तो फिर आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। आपने अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज अगर आपने दिया है तो फिर आप ऑडिट नहीं कर पाओगे। अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, अगर आप कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो फिर आप कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ठीक है। तो कंपनी का अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो फिर आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। अरे सर अभी तो आप लिमिट का बताया, अरे लिमिट में एग्जेम्पशन है, ये थोड़ा ना बनाया कि ये थोड़ा ना बताया कि आप ऑडिट कर पाओगे। लिमिट नहीं गिना जाएगा, लेकिन भैया ऑडिट के लिए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है। 4 पेन्स आर देयर, बट सब में एक यही प्रॉब्लम आ रहा है, स्पेन इज रनिंग लाइक हेल। ठीक है। अगर आप अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज दे रहे हो, अगर आप उसका अकाउंट्स खुद बना रहे हो, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो उसका, अगर इंटरनल ऑडिट कर रहे हो ना, आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो तो भी आप डिस्क्वालीफाइड हो। आप मतलब इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते हो। मतलब एज ऑन डेट जब ये ऑडिट आप जब आपको जब देखा जा रहा है कि आपको अपॉइंट किया जाएगा ऑडिट का, तो ये सारा चीज देखा जाएगा कि आप ये कंपनी को ये सारा सर्विसेज नहीं दे रहे हो जो आपसे का सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है। अंडर सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट कुछ सर्विसेज के बारे में लिखा गया है, अगर वो आप सर्विसेज आप दे रहे हो कंपनी को तो आप कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते हो। क्या एक आपका अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज है, एक आपका इंटरनल ऑडिट है। अगर आपका एक्चुअरियल सर्विसेज आप दे रहे हो, एक्चुअरियल एक्चुअरियल होता है ना, एक्चुअरियल साइंस, अगर आप एक्चुअरियल सर्विसेज दे रहे हो तो भी आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, आप अगर एक्चुअरियल सर्विसेज दे रहे हो। ठीक है। अगर आप एक्चुअरियल सर्विसेज दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हो, ठीक है, मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हो, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हो, तो फिर आप मतलब कोई भी पार्ट के लिए आप इंटरनली मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व हो, क्योंकि आप मैनेजमेंट से आप रिलेटेड हो गए हो, मैनेजमेंट से रिलेटेड हो गए हो, तो दैट मीन्स आपका एक रिलेशन टाइप का बन गया ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो आप ऑडिट नहीं कर सकते हो। बिकॉज आप कंपनी को बहुत पहले से जानते हो, आप कंपनी को ये सारा सर्विसेज दे रहे हो, इंटरनल वर्किंग पूरा सब कंपनी का जानते हो, इसीलिए अब आपको बोल दिया कि आप ये सारा चीज नहीं कर सकते हो। ठीक है। Something is wrong with this laptop. ठीक है। आप ये जान लीजिए सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट में क्या क्या सर्विसेज है, अकाउंट्स एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, एक्चुअरियल साइंस, और उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज है। ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये सारा सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, इस टाइप का सर्विसेज दे रहे हो, तो फिर आप कंपनी के ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। ठीक है। आप कंपनी के ऑडिटर नहीं अपॉइंट हो सकते। लेट मी ट्राई टू ओपन इट विद अनदर ऐप, तब अगर देखिए चलता है क्या।
ठीक है, क्या क्या सर्विसेज है? इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, नंबर 2 इंटरनल ऑडिट, अगर आप कंपनी का कर रहे हो इंटरनल ऑडिट, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दे रहे हो आप, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, नंबर 4 एक्चुरियल, एक्चुरियल सर्विसेज आप दे रहे हो। क्यों, सीए भी तो एक्चुरियल हो सकता है ना, एक्चुरी कर सकता है कि नहीं सीए, तो वो लोग आपका नहीं दे सकता। एक्चुरियल सर्विसेज अगर है तो फिर आपका नहीं दे सकता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज है, बुक कीपिंग सर्विसेज है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग ये सब टाइप का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप ही बना रहे हो, आउटसोर्स किया हुआ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बना रहे हो। इसका रैशनल क्या होगा? इसका रैशनल लिखिए, लॉ मेकर को किस लिए इसका रैशनल क्या था, इसका रैशनल क्या था, रीजन क्या था, रीजन इसको डालने का रीजन क्या था? सिंस लॉ मेकर wanted the auditor to be unfamiliar with the management or employee of the company and the financials to give true and fair view। समझ गए? अगर बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा है तो खुद ही बना रहा है ना, सारा खुद ही बना रहा है, सारा रिकॉर्ड, तो क्या करेगा, कैसे देगा? वो तो देगा नहीं ना, ओपिनियन तो उसका वो हो जाएगा ना। तो इसीलिए आपका ये एच और आई नंबर पॉइंट देख लीजिए। एच नंबर पॉइंट क्या है? अगर इम्प्रिजनमेंट है, फ्रॉड और इम्प्रिजनमेंट है 10 साल के लिए, वो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ही विल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन देखा जाएगा। और आई में क्या है? अगर वो 144 में अगर कोई सर्विसेज रेंडर कर रहा है, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट, फिर उसके एक्चुरियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सर्विसेज, बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो फिर आपका वो आपका एक वो भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है। बिकॉज क्यों? लॉ मेकर्स को ये लगता था कि वो मैनेजमेंट से आपका एक्विटेंस उसका कम रहे। मैनेजमेंट को अगर अच्छे से जानता है, वो ऑलरेडी बुक कीपिंग किया हुआ है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जानता है, तो वो अच्छा से अपना ओपिनियन नहीं दे पाएगा, ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे नहीं पाएगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा नहीं पाएगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर यहाँ पे खत्म हो जाता है। बहुत जबरदस्त था कि नहीं डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, सेक्शन 141(3).